नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग अपने खुशी की पेटी बांध लीजिए। मौसम बदलने वाला है और बहुत बहुत ही, मैं क्या बोलूं कि आपका जो अगला पेपर है मौसम वाकई में बदलने वाला है। आज का जो मैथ्स था वो वाकई में बहुत अच्छा, बहुत ही कठिन स्तर का था। मैं ऐसे प्रश्नों को कठिन से कठिनतम स्तर में बोलूंगा, क्योंकि अगर ऑन एवरेज आप इस पेपर को लगाने बैठोगे तो 30 क्वेश्चन में हार्डली आपको 1 घंटे 50 मिनट से 1 घंटे से कम भी नहीं लगेगा। वो कितना भी तेज हो मैथ्स में, अगर उसे 30 में 30 क्वेश्चन करना है, सारे के सारे अटेम्प्ट करने, तो 50 मिनट से 1 घंटा मिनिमम चाहिए। बाकी पार्ट थोड़े से आसान थे तो उसमें कंपेरेटिवली टाइम बचा होगा, लेकिन फिर भी मैथ वाज वेरी टफ। और आप सोचो कि अगर मैथ यही हाल वार्डन में रहा, यही हाल जीएसए और लैब में रहा, वार्डन स्टाफ नर्स में रहा, तो यकीनन उन बच्चों के साथ बहुत गलत होगा जिन्हें मैथ्स की कहीं जरूरत नहीं और आपके में मैथ्स पूछा जा रहा है। जैसे स्टाफ नर्स में, स्टाफ नर्स को मैथ्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, वार्डन को मैथ्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, लैब अटेंडेंट को भी मैथ्स पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं। इवन जीएससी चलो है, वहां पे थोड़ा क्लिनिकल जॉब है तो वहां पे थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन ऐसे साथियों के साथ बहुत ही गलत होगा। मैथ्स इतना कठिन पूछा जाता है। आते हैं हम लोग सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैथ्स के कैलकुलेशन, मैथ्स के सॉल्यूशन के बारे में लगातार कह रहे थे, इसी कारण से मैंने आप पहले आंसर की बाकी पार्ट का दिलवा दिया और मैंने बोला कि सबसे पहले बच्चों का डिमांड है कि सॉल्यूशन दे दिया जाए। तो मैथ्स का वेरी डिटेल्ड सॉल्यूशन बेहतर तरीके से जो 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 बच्चों को पसंद आए, मतलब कि बच्चों को एग्जाम में काम है, पसंद आने मतलब कि एग्जाम में काम आए, उनको समझ में आए, वो तरीका मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूं। ये पेपर है अकाउंटेंट का, मैथ्स के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एंड इट वाज रियली वेरी टफ। ये बहुत ही टफ था। इसका जो पीडीएफ है, परीक्षा प्लस ऐप पर यूट्यूब पीडीएफ सेक्शन में आपको यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा, या ये हमारे मैराथन क्लास पीडीएफ प्रीवियस पेपर, इसी फोल्डर में आ जाएगा, मैराथन क्लास पीडीएफ में आ जाएगा। तो अलग से मैं फोल्डर नहीं बनवाऊंगा, इस वाले फोल्डर में आप, ये हमारे मैराथन क्लास पीडीएफ वाले फोल्डर में आ जाएगा। ये पीडीएफ आपको क्वेश्चन पेपर का भी और सॉल्यूशन का भी यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पेपर को। जो साथी अभी भी टेस्ट सीरीज नहीं लिए हैं, समय आपके पास नॉन टीचिंग वालों को टेस्ट सीरीज जल्दी जल्दी लगा लीजिए, और लगभग 1-2 टेस्ट इसी लेवल के आपको इसलिए बनाए गए थे कि अगर आपका कठिन आता है, बाकी हमारे केवीएस एनबीएस के किसी भी कोर्स से जोड़ना हो, मोस्ट ऑफ द कोर्स आपका परीक्षा प्लस पे अवेलेबल है। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन को करते हैं। थोड़ा सा ज्यादा जूम करके कर दिया गया है, मुझे लगाने का स्पेस मिलेगा नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसे जूम आउट कर दे रहा हूं और मैं फिर यहाँ पे आपको लगा दे रहा हूं, या नेक्स्ट पेज पे लगा दूंगा। 1 सेकंड मुझे दीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग, इसकी बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्लियर दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? एक बार मुझे बता दें इसका उत्तर क्या आएगा। अब आप लोग भी साथ में लगाते हुए चलो, क्योंकि हकीकत में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हकीकत में हम लोग तो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन था कि वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 400 अधिक है, वस्तु ए को 10% हानि पर और वस्तु बी को 60% लाभ पर बेचा जा रहा है। यदि कुल सौदे में 20% का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु ए का पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ था। देखो इसे हम लोग एलिगेशन पे लगाएंगे। एक पे से 10% की हानि हो रही है, मैं यहां पे लगा दूं, नीचे स्पेस यहां पे लगा दे रहा हूं। एक पे क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है तो -10% लेगी, ये हमारा लॉस वाला है। और दूसरे पे 60% का लाभ हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्लस का 60% है। और इसने बोला ओवरऑल पे 20% का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। सर हम ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, अगर ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40, और यहाँ पे अगर ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30, -10 20, और यहाँ पे क्या है, ये प्रॉफिट वाला सीन है। इसे हम लोग क्या लिख लेंगे, इसे हमारा ये प्रॉफिट वाला सीन है, यानी 4 और 3 का अनुपात आ जाएगा। इसने क्या बोला, वस्तु ए का क्रय मूल्य वस्तु बी के क्रय मूल्य से 400 अधिक है। हम देखेंगे इसके बीच में रेशियो का 0-0 हटा के तो आएगा 1, यानी हम ये बोलेंगे कि 1 के बराबर कितना है, 1 के बराबर 400 है। तो अगर हमें ये क्रय मूल्य निकालना होगा, इसने पूछा वस्तु ए, जो लॉस खा रहा है वो वस्तु ए है, जो प्रॉफिट खा रहा है वस्तु बी है। ए का क्या हो जाएगा, ए 4 के बराबर है, यानी ए का जो क्रय मूल्य हो जाएगा 1600, और 1600 पे वो 10% क्या हो रहा है, लॉस खा रहा है, यानी कि इसका 90% निकाल लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 1440 हो जाएगा। और 1440 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1440। क्या ये बात समझ में आ गया? पेपर इजी था सर, 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़ दे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं था कि पेपर इजी था। अभी मैं आपको दिखाता हूं। हाँ, किसी की मैथ बहुत अच्छी हो तो बोलेगा कंपैरेटिवली हाँ ठीक था, लेकिन इजी नहीं कह सकते इस पेपर को, कैलकुलेटिव भी था और थोड़ा आपको समय ले जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहे हैं
कह रहा है कि जब 11, 27, 20 और 44 प्रत्येक में के जोड़ा जाता है। ऐसे कई सारे प्रश्न मैंने आपको प्रैक्टिस में करवाए हैं, बहुत बार करवाए हैं। तो इसी प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। अब यहां तक अगर केवल के की वैल्यू पूछता तो आसान था। इसने क्या कहा, इसने कहा सर k+2 और 3k-5 की वैल्यू निकालो। आपसे ये पूछा तो एक कैलकुलेशन का थोड़ा सा लेवल एक्स्ट्रा ले गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले k की वैल्यू सोचेंगे। आप k की वैल्यू ऐसे भी सोच सकते हो, अगर ना सोच पाओ तो 11 + k और किसका गुणा कर दोगे, गुणा कर दोगे आप 44 + k का, क्योंकि सब में क्या कर रहे हो आप के जोड़ रहे हो। और ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा आपका 27 + k के, और किसके हो जाएगा 20 + k का गुणा हो जाएगा। आप अगर डायरेक्ट सोच सकते हो तो बहुत सही है, वरना आपका यहां से क्वाड्रेटिक बनेगा, k की वैल्यू आ जाएगी। आप देखो अगर k की वैल्यू क्या रख दो, 7 रख दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 7 18 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 44 है ना, 44 और हमारा 7 कितना होगा 44 और 6 हमारा, ये हमारा हो जाएगा 51, और बराबर इधर कितना हो जाएगा 27 और 7, 3 हमारा 30 हो गया और 34 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 27। देखो 7 × 28 8 × 8, ये हमारा दोनों बराबर हो जाएगा, यानी के की वैल्यू 7 हमारी सेटिस्फाई कर जाएगी। अब अगर के की वैल्यू 7 सेटिस्फाई कर गई तो हम लोग इसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, k+2 यानी कि 7 + 2 पूछा था, और क्या पूछा था, इसका मध्यानुपाती पूछा था। और अगर हम 3k- यानी कि 3 × 7 - 5 निकालेंगे, इसका मध्यानुपाती पूछा था, मतलब इसका अंडर रूट लेके, क्योंकि b² = ac होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती की वैल्यू हो जाएगा। 7 2 9 हो जाएगा, और 7 21 - 5 हमारा कितना हो जाएगा 16, और 16 × 9 हमारा 3 × 4 यानी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। सर 12 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या बताया है, इसका आंसर एमपी में भी ऐसा पेपर ही आता है क्या बेटा, कहीं पे भी हो, ये हमारे तो सबके लिए सेम होता है। ठीक है, ये आपके दिमाग में अलग क्यों चल रहा है कि एमपी का अलग और इसका अलग, ये हमारे सबका एक ही होना है। आप किसी भी राज्य का हो, मुझे लग रहा है कोई गलत इंफॉर्मेशन दिया है क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 12 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि घोल ए और घोल बी में अम्ल और जल का अनुपात 7:8 और 9:11 है। अब ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था। 3 लीटर घोल ए को 4 लीटर घोल बी के साथ मिलाया जाता है, और फिर उसमें 1 लीटर जल और डाल दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त परिणामी घोल में अम्ल की प्रतिशतता क्या है। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी था। देखो ए है, ए में इसका जो अनुपात है एसिड और वाटर का जो अनुपात है ये कितना है 7 और 8 है। वहीं पर अगर हम बी की बात करें तो एसिड और वाटर का जो अनुपात है, रेशियो है, वो कितना है 9 और 11 है। इसने किसका रेशियो पूछा है, हमें इस पे ध्यान देना था। इसने अम्ल का प्रतिशतता पूछा था, और यहां से इसने 3 लीटर उठाया, और यहां से इसने कितना उठाया, यहां से इसने 3 लीटर उठाया, ध्यान रखना 3 लीटर उठाया, और यहां से इसने कितना उठाया, यहां से इसने 4 लीटर उठाया। तो 3 लीटर 4 लीटर टोटल 7 लीटर तो ये हो गया, और 1 लीटर पानी मिलाया, लेकिन इसका मतलब कि टोटल तो 8 लीटर क्वांटिटी हो गई। भाई 3 लीटर यहां से निकाला, 4 लीटर यहां से निकाला, और 1 लीटर पानी भी तो मिलाया, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, कुल मिला के 8 लीटर टोटल क्वांटिटी हो गया। और इसने पूछा अम्ल की क्या हो जाएगा परसेंटेज, तो अम्ल का परसेंटेज निकाल लो। आप देखो यहां से एसिड कितना आया, 7 पार्ट आया, 7 पार्ट किसका, 15 पार्ट का, क्योंकि 7 8 15, और इसमें कितना उठाया गया था 3 लीटर, प्लस यहां से एसिड कितना उठाया गया 9 पार्ट किसका 20 पार्ट का, और उठाया गया 4। आपको इसी का क्या कर देना था, उत्तर निकाल देना था। आप इसे देखोगे तो 7 × 21/15 आ जाएगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो 3 × 5 = 15, 7/5, यहाँ पे आ जाएगा 7/5, और यहाँ पे अगर करोगे तो 9 क्या आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। आप इसे आसानी से देख सकते हो, 4 × 5 = 20, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसे फिर से सॉल्व करते हैं तो 5 तो हमारा सेम था, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 8 × 5 = 40 हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 9 7 हमारा कितना हो जाएगा 16/40 हो जाएगा। 16/40 यानी कि 4 × 16, और कितना हो जाएगा, है ना 4/10, या हम सीधा बोल सकते हैं कि कितना आ जाएगा 40% आपका आंसर आ जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करते तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 40%। क्या सभी लोगों ने यही सॉल्व किया था, 40% इसका उत्तर आया था। एक बार सभी साथी बताते हुए चलेंगे क्या हो जाएगा, इस चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 40% आ जाएगा। वैसे पॉइंट में सॉल्व करोगे तो 3.2 आना चाहिए, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 40% आ जाएगी। सभी से आया था, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का उत्तर बताएंगे, इस क्वेश्चन को लगाएंगे आप लोग भी, और मैं आपको इसका हल बताते हुए चल रहा हूं बहुत बेहतर तरीके से, ताकि सभी साथियों को एक बार में इसको समझ में भी आ जाए। देखो साथी, ये कितना बढ़िया प्रश्न पूछा था आपसे। इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखो। क्या कहा, इसने कहा कि ट्रेडर है, कोई व्यापारी एक खिलौने को उसके अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर 615 में बेचता है। क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं ना आपको। इसमें क्या बोला, इसने बोला 18% का डिस्काउंट देता है, और 615 उसका क्या होता है, एसपी होता है। यानी कि जो एसपी है वो हमारा कितना हो जाएगा, एमपी का 82% हो जाएगा।
तो 82% अगर 615 हो गया तो एमपी जो हो जाएगी वो 100% हो जाएगी। 100% क्या हो जाएगा, 615 बटे 82 गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप देखो कि ये 41 से कटेगा क्या, अगर हम यार ये दो गुणे 41 लिखा है, या हमारा 2 कर दो, ये हमारा 41 कर दो और इसे हमारा 50 कर दो, और 41 यहाँ पे क्या गया, 6 है, 15 चौके 60 होता है, ये कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, यानी 15 पचे 75, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750। मार्क्ड प्राइस 750 आपकी आ गई होगी। अब अगर मार्क्ड प्राइस आपकी 750 आ गई तो इसने क्या पूछा, इसने पूछा यदि वह उसे अंकित मूल्य के 80% पर बेचे, यानी 750 के अगर अंकित मूल्य के 80% पर बेचे, यानी कि 20% का डिस्काउंट दे, तो ये क्या हो जाएगा, 80 बटे 100 इसकी एसपी हो जाएगी, और उसे 20% का लाभ होता है, यानी कि सीपी गुणे क्या हो जाएगा, 120 बटे 100 हो जाएगा। मेरे ख्याल से अनगिनत बार आपको इस चीज को मैं प्रैक्टिस कराया हूं, ये 100 हमारा कट जाएगा, मैंने बोला 80 और 120 केवल गुणा कर लिया करो। आप देखो 4 दूनी 80 हो जाएगा, 40 दूना, और 40 यहाँ क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये हमारा हो गया 1500 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 3, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीपी की वैल्यू आपकी 1500 बटे 3 हो जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका 500 आ जाएगा। हम इसका आंसर क्या लगा देंगे, 500। कितने साथी इसका आंसर 500 लगा के आए हैं? अचानक से 7 कहां से आए बेटा, कहां पे 7, कहां पे 7 बेटा? अच्छा ये 7 यहाँ पे है ना, 7 और 8 का अनुपात दिया हुआ है, अचानक से नहीं, धीरे धीरे कोई चीज आई है, अचानक से थोड़ी आ जाती है, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली आई है। अचानक से केवल दुर्घटना होती है, बाकी कुछ अचानक से नहीं होता। आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू सोच लेना था, इस क्वेश्चन का वही उत्तर वैल्यू सोच लेना था, रेशियो के पार्ट पे था। अगर आप इसे बाई ऑप्शन जाते तो भी आपका लग जाता, या आपका यहाँ पे y अपॉन एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स है, आप एक्स वाई जेड की वैल्यू ऐसे सोचते कि हम क्या करते हैं, हम वैल्यू निकाल लेते। देखो यहाँ पे 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन जेड की वैल्यू रखा है, अगर हम इसे 1 अपॉन एक्स की वैल्यू रखेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के बाद हम कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते थे। जैसे अगर मैं इसे बोलता कि हम ऑप्शन 3, 4, 6 को उठाते हैं, है ना, इसमें थोड़ा सा समय जाता, नो डाउट, क्योंकि वैल्यू आपको सोचना पड़ता। अगर हम 3, 4, 6 सोचते तो हमारी इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3, 1/4 और 1/6। हम ऐसे बोलते कि अगर हमें इससे ऑप्शन ये होता तो एक्स और वाई और जेड की वैल्यू क्या होती, मूंदो और गुणा करो, यहाँ पे करते तो हमारा ये क्या हो जाता, 6 गुणे 4 हो जाता, इसे हम ढकते तो हमारा क्या हो जाता, 3 गुणे 6 हो जाता, और इसे ढकते तो हमारा क्या हो जाता, 3 गुणे 4 हो जाता। आप देखो 3 हर जगह तक काट देते, ये 3 और यहाँ पे 2 बार कट जाता, 2 हर जगह था, यहाँ पे 3 बार और यहाँ पे 2 बार कट जाता, यानी यहाँ पे आता 4, यहाँ पे आता 3 और यहाँ पे आता 2, 4, 3, 2। एक्स और वाई और जेड का अनुपात जो आता 4, 3, 2 आता। हम देखते 4, 3, 2 पे हमारा अनुपात बैठ रहा है कि नहीं। जेड की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू हमारी 2 है और एक्स की वैल्यू हमारी 4 है, 1/2। देखो यहाँ पे 1/2 आ रहा है क्या, 3 और 4, 2, 6, 1/2। सर यहाँ से मैच कर गया, यहाँ पे देखो मैच कर रहा है क्या, एक्स में से हम वाई को माइनस करेंगे तो 3, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जेड की वैल्यू 2 है, 1/2, यहाँ पे भी मैच कर रहा है, दोनों मैच करके इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग गो थ्रू ऑप्शन अप्रोच करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें। अच्छा 52 में अचानक से 7 नहीं आया, ये आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा, इसका गुणा करोगे, इसका गुणा करोगे तो के की वैल्यू 7 आएगी। ये मैं बता रहा हूं कि आप सोच सकते, क्योंकि मैंने मेंटली सोचा तो हमारी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। अगर आप सोच सकते हो तो बेटर है, नहीं सोच सकते हो तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। आफ्टर दैट के की वैल्यू आएगी, पूरा सुनोगे तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना, एक एक शब्द मेरे सुनोगे तो कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। अब आप देखो कि ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भड़कीला है और आपका क्या है, आपका टाइम ले जाएगा। जो जब आप घर पे बैठ के करते हो ना तो आपको लगता है कि नहीं यार ये आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप उस बच्चे से पूछिए जिस बच्चे ने एग्जाम प्रेशर टाइम में 2 घंटे में 100 क्वेश्चन जिसे करना था, जिसमें 30 क्वेश्चन आपके किसके थे, मैथ्स के थे, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, और दोनों ही पार्ट हमारे क्या थे, कठिन थे, थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव था, तो ये हमारा काफी ज्यादा समय ले गया। तो ऐसे में दिक्कत होती है। आते साथ ही मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या था। आप देखो यहाँ पे ये 2.92 लिखा है, ये 2.92 लिखा है, और ये 0.0203 लिखा है। यहाँ पे ये 2.9 लिखा है गुणे 0.7 गुणे 0.036 और 5 लिखा है। जिनको दिक्कत होगी यहां से समझ लीजिएगा, मैं अगर ओवरराइट हो गया, ये हमारा डिवीजन का है। यहाँ पे लिखा है 12.12 का स्क्वायर माइनस 8.12 का स्क्वायर है, और नीचे क्या है 0.25 है का स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे 0 और ये 0.25 है, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 19.99 और ब्रैकेट बंद है।
हम सर इसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखो सॉल्व एक पार्ट और दो पार्ट को आप अलग अलग सॉल्व करो। अगर हम लोग इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ये देखो इसकी वैल्यू सेम है, तो एक वैल्यू आती है 4 ए माइनस बी, और ए प्लस बी करते तो 12 8 20 20 दशमलव कितना आता 12 12 24 यानी 20.24। आप नीचे वही चीज सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, तो 0.25 को क्या करते हैं आप बाहर लेते हैं, और अगर इसे अंदर लेते तो 0.25 और 19.99। आप देखो यहाँ पे अगर 25 जोड़ोगे तो 9 5 14 और कितना 9 3 12 के 2, यानी कि ये वैल्यू और एक जुड़ेगा तो 20.24, तो हमारी ये वैल्यू बन रही है, और 0.25 हमारे बाहर आ गई है, यानी कि हमारा ये वैल्यू तो आराम से कट गया। देखो था ये आपका कटने वाला, लेकिन ऐसा आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने को बोला कि यहाँ पे हाथों से आप एग्जाम में ये सोच दिमाग में है कि यार हम इसे नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे, तो आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी कट जाएगी, और ये 4/0.25 या इसे आप क्या बोल सकते हो, ये भी 1/4 लिखा है, ये वाला पार्ट लिखा है, ये लिखा है 16, तो जो सेकंड पार्ट है इसकी वैल्यू है 16 और बीच में है डिवाइड, इस पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। इस पार्ट की आप वैल्यू निकालोगे तो आप चाहो तो अप्रोक्सीमेट निकालो, ये 2.9 2.9 कट जाएगा, ये 0.02 है, 7 3 21 से भी लगभग कट जाएगा, 0.8 की वैल्यू आएगी, आप सॉल्व करोगे। नहीं है तो आप क्या करो, आप ये 2.9 और 7 को गुणा करोगे तो 9 से 72 9 7 63 पे 3 आ जाएगा 6 और 7 दूनी 14 14 6 आ जाएगा 20। आप देखो ये कितना आ गया आपका 2.03 आ गया, और यहाँ पे क्या है 0.023। आप ये दशमलव हटा दो, ये दशमलव हटा दो, ये दशमलव हटा दो, और आप इसका भी दशमलव हटा सकते हो, यानी इस वाले पार्ट को मैं फिर से देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअली 292 लिखा हुआ है, गुणे हमारा 203 लिखा हुआ है, जब सारे दशमलव हटा दे, ये हमारा 29 गुणे 7 लिखा हुआ है, और ये हमारा कितना लिखा हुआ है, ये हमारा लिखा हुआ है 365। आप इसे सॉल्व करोगे मेरे भैया तो आपका ये 29 गुणे 7 और इसकी वैल्यू दोनों सेम आ रही है, और 292/365 करोगे तो 0.8 आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है 0.8 आ रही है। इसका मतलब कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सर आप 0.8 बटे क्या बता दो, आप 16 बता दो। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, इसकी वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 8 बटे क्या हो जाएगा 160, या 8 दूनी 16 1/20, या आप बोल सकते हो 0.05 आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.05 आपका कहां पे है, आपका दूसरे विकल्प में है, आप इसका उत्तर क्या लगा दोगे 0.05। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.05, इसका उत्तर जिन साथियों ने लगाया होगा बिल्कुल सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन हम इसे आपको आसान तरीके से बताते हैं। कह रहे हैं कि माना कि x एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जिसको 28 40 48 से भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 आता है। मतलब कि x को किससे भाग दे रहे हैं, 28 से भाग दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन भी क्लास में करवाया हूं आपको कई बार, और हमारा ये 40 है, हमारा 48 है। अगर इसे हम किससे देते हैं, इससे भाग देते हैं, तो हमारा शेष कितना आता है, ऑलवेज जो हमारा रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर हमारा शेष जो आता है 4 आता है। यानी कि अगर मैं इसे 4 करूं तो हमारी जो संख्या n है वो हमारी x + 4 आएगी। x क्या होगा, इन संख्याओं का एलसीएम होगा। 28 40 48 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आप यहाँ पे साइड में ले सकते हो, 28 हो गया, 40 हो गया, और हमारा कितना हो गया 48 हो गया। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो देखो आप 4 7 28 करोगे, यहाँ पे 10 करोगे, यहाँ पे 12 चौक 48 करोगे। अब यहाँ पे अगर आप 2 कर दोगे तो 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे देखो तो यहाँ पे अब कुछ कॉमन नहीं है, सारे हमारे को प्राइम है, तो 7 5 30 और 7 21 210 210 गुणे आपका 8 हमारा एलसीएम आएगा, ये 0 हो गया, 8 होगा, 8 दूनी 16 1680, यानी कि इसका जो एलसीएम आएगा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जो वैल्यू होगी एलसीएम ऑफ क्या बोलोगे 28 से 40 से और 48 है। जो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 1680। यानी कि इसने क्या बोला, इसने बोला कि सर क्या है, इसमें 4 शेष बचता है। तो जो n है, n क्या होगा, या तो 1680/4 होगा, या n की दूसरी वैल्यू पॉसिबल 1680 गुणे 2 + 4 हो सकता है, या तीसरी वैल्यू 1680 गुणे 3 + 4 हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि बोला कि जो x है वो 13 से विभाज्य है। आप देखो 1680 1300 से विभाज्य नहीं है। अगर हम इसे 13 से भाग देंगे, आप देखो अगर 1680 को हम 13 से भाग देते, यहीं पे आप सोच लो हम कैसे सोचेंगे कितनी बार जाएगा। अगर 13 से भाग देते तो कितना जाता, 13 1 कम 13 जाता, 13 1 कम 13 जाता, कितना बचता 3 38, 13 दूना 26 जाता, और 8 4 12 120 जाता, फिर 13 8 है ना, 13 8 104 जाता, यानी कि हमारा कितना बचता, हमारा 16 बचता क्या, एक बार देखो है ना, कितना है 13 1 कम 13 गया, यहाँ पे कितना हो गया 13 कम 13, 3 हमारा बचेगा 38, 13 दूना 26 जाएगा, 4 और 8 4 12 120 बचेगा, 120 जाएगा तो 13 9 आ जाएगा ना। हाँ, तो ये हम देख लेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना, यहाँ पे कितना हमारा शेष जा रहा है।
ऐसे करके देखेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि भाई हम इसमें कितना जोड़ दें कि 13 से डिविजिबल हो जाए। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3k + 4 बचेगा। तो हम k की वैल्यू क्या रखें कि ये 13 आ जाए, 13 से डिविजिबल हो जाए। तो हम 3 गुणे अगर 3 रखते हैं तो 3 3 का 9 4 13, यानी कि 13 से डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता, इसका मतलब कि k की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1680 गुणे 3 प्लस क्या है, अब इन सब चीजों को हटा दे रहा हूं मैं। ये वैल्यू जो हमारी किस फॉर्म में थी, ये वैल्यू हमारी थी 16, n बराबर क्या था, 1680 इंटू k + 4। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, k की वैल्यू आपकी किस पे सेटिस्फाई करेगी, ये 13 से डिविजिबिलिटी, 1680 गुणे 3 पे सेटिस्फाई करेगी, +4। आप इसे कर लो तो 0 8 3 24 के 4 2 6 3 18 18 2 20 के 0 कैरी है 2 3 1 3 2 5 5 40 + 4। आप इसे जोड़ोगे तो 5044 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 8 5 13 हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना आएगा, इसने पूछा था सम ऑफ द डिजिट, तो कितना हो जाएगा, 13 सही लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रकार से इसका आंसर 13 ले आएंगे। नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन को देखो। अब इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका टाइम जाएगा। इसका पीडीएफ परीक्षा प्लस ऐप पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहले सॉल्व तो करवा दूंगा, आप लोग पीडीएफ चिल्लाते हो, और यही कारण है कि जब आपको क्लास में पढ़ाया जाता है तब आप लोग कोई मन से पढ़ते नहीं हो, और जब एग्जाम में इतना कठिन पेपर आ जाता है तो अम्मा अम्मा चिल्लाते हो, है ना, छुपे छुपे फिरते हो। तो ध्यान से देख लो, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए, मजाक की बात नहीं है, मैं जल्द से जल्द कराने का प्रयास कर लूं। थोड़ा सा धैर्य भी जीवन में जरूरी है, बहुत ज्यादा हाय अम्मा करोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा धैर्य से देख लो, जो बता रहा हूं सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूं, सबसे शॉर्टेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूं, और एग्जाम में अगर एज इट इज क्वेश्चन फंस जाए तो आपका लग जाए भैया, 1-2 नंबर लेके आप परीक्षा में पास हो जाओ, मेंस में पहुंच जाओ, जो बार बार आपसे कहता हूं। ऐसा ना हो कि बीच में ही लटक जाओ, इस चीज को ध्यान देना। ठीक है, अब आते हैं यहां पे, देखो इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, इसको साफ स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ये 121 है, ये 121 है। मैं फिर से इसे लिख दे रहा हूं, रेड पेन से कर रहा हूं तो आपको समझ में आए। ये हमारा 121 है, ये अंडर रूट के अंदर ये गुणा लिखा हुआ है, ये अंडर रूट फिर लगा हुआ है, ये 52 है माइनस 14√3 है। अब आप देखो कि यहाँ पे नीचे फिर से अंडर रूट है, ये 28 है, प्लस लिखा हुआ है 10, और ये लिखा हुआ है √3। इधर लिखा हुआ है a + b और √3। आपसे पूछा सर a + b की वैल्यू क्या होगी। आप देखो इसमें कुछ खास था नहीं, आप क्या करोगे, आप यहाँ के इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 11, तो यहाँ पे हम इसे क्या कर देंगे, 11 कर देंगे। और इसकी वैल्यू देखो, ये 14 को क्या लिख सकते हो, 14 को 2 गुणे 7 गुणे √3 लिख सकते हो, 14√3 को। मैंने ऐसा क्यों सोचा, क्योंकि a² - b² का फॉर्म लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, अगर मैं ये दो, तो क्योंकि आपका क्या होता है a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपका होता है a² + b² - 2ab, यही तो होता है। तो 2ab को कंपेयर करो तो a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू √3, यहां से आप कंपेयर कर सकते हो। इसका मतलब कि हम इसे बोल सकते थे कि ये 49 + 3 ही तो हमारा 52 मिल रहा है। बस हमारी a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7, और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू √3 मिल जाएगी। कहने का मतलब कि इसको हम क्या लिख सकते थे, 11 गुणे, और अंडर रूट में क्या लिखते, हम 7 - √3 का स्क्वायर लिख देते। सर यही तो हमारा लिखा हुआ था, इसकी वैल्यू सेम चीज लिखी हुई है। सिमिलरली अगर मैं नीचे रखता तो नीचे हमारा 28, देखो ये 2, इसे लिखते 2 गुणे 5 गुणे √3, तो हमारा ये क्या हो जाता, 50 25 3 28, यानी 5 + √3 का स्क्वायर, ये हो जाता 5 + √3 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट था। सर यही तो लिखा हुआ था। आप देखो ये 11 लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था। आप इसे क्या करते, आप इसे सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, इसकी वैल्यू 11 गुणे 7 - √3 हो जाता, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती, इसका वैल्यू हो जाता 5 + √3, यही। अब इसे हम रैशनलाइज करते तो रैशनलाइज करने में क्या करते, 5 - √3 से गुणा करते, यहां भी 5 - √3 से गुणा करते, यहां भी 5 - √3 से गुणा करते। अगर 5 - √3 से करते तो 25 - 3 है ना, कितना आ जाता हमारा, 25 आ जाता, 25 माइनस हमारा कितना आ जाता, 3 आ जाता, तो 25, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये क्या आ जाता, 25 - 3 आ जाता 22, यानी कि ये 11 था, नीचे आ जाता 22, और यहां पे गुणा क्या हो जाता, इसका a - b a + b से गुणा हो जाता, तो यह जाता 7 × 5 = 35 -7 √3 -5 √3, और प्लस का कितना आ जाता, प्लस का हमारा 3 आ जाता, ये 11/22 आ जाता एग्जैक्टली। आप देखो तो यहाँ पे ये 1/2 बचता, और यहाँ पे कितना बचता, 35 3 हमारा हो जाता 38, और 38 माइनस कितना हो जाता, 12√3। आप इसे सर करते तो हमारा कितना आ जाता, 19 - 6 √3। यानी सर अगर इसे हम a + b √3 से कंपेयर करते तो a की वैल्यू 19 आ जाती है, और b की वैल्यू कितनी आ जाती, -6। इसने बोला सर a - b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a - b 13 - a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a + b की वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 + -6, यानी कि कितना आ जाएगा, 19 + -6 13, इसका आंसर आ जाएगा। तो जिन साथियों ने इसका उत्तर क्या लगाया होगा, 13 लगाया होगा, ये आंसर है बेटा, ये आंसर है 13, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 इसका क्या आ जाएगा, 13 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लगाएगा, इसका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या था, 13 था। नेक्स्ट आप देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन था। अब फिर से
इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन पेपर जो आपका कहता है लेंदी था। ऐसा नहीं है कि आपको समय दिया जाए तो आप लगा नहीं पाओगे, समय दिया जाए तो आप इसकी आत्मा भी निकाल लोगे, लेकिन समय कहां था, 2 ही घंटा तो समय था, तो कैलकुलेटिव पेपर बना देगा। बनाने वाले को भी सोचना चाहिए, पता नहीं क्या खुन्नस निकाल लिया। हालांकि मैथ की वजह से बहुत सारे बच्चों का या तो नेगेटिव होगा या तो क्या होगा, मार्क्स कम होगा। तो ये गारंटीड है कि अकाउंटेंट के टियर 1 का जो ओवरऑल आपका कट ऑफ जाने वाला है वो 60 नंबर से ऊपर किसी कीमत पे नहीं जाने वाला है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये मतलब क्लियर है। एनी हाउ 55-60 अगर आप पा गए तो आप मान के चलिए कि आप टियर 2 में बैठोगे जिस हिसाब से लग रहा है। हालांकि एनालिसिस आप लोग अपना स्कोर बताइएगा तो सबसे एनालिसिस में कर दूंगा। आप देखो ये भी रूट, 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 और यहाँ पे लिखा हुआ डिवाइड। तो हम इसे आसानी से क्या लिख सकते थे, इसे सब कुछ एक कॉमन रूट ले लेते। यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर बीच में बहुत एक मिनट, मैं इसे क्या कर दे रहा हूँ, इसे मैं प्लेन कर दे रहा हूँ। तो इसे प्लेन कर दे रहा हूँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझ लेंगे, ठीक है। हमें स्पेस मिल गया। ऑप्शन भी आप कहाँ पे समझेंगे, ऑप्शन ये मैं एक ही कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ नीचे वाला पार्ट सब, ठीक है। तो आप हिंदी सॉरी ये समझिएगा, इस वाले पार्ट को हटा दे रहा हूँ तो ताकि मुझे नीचे स्पेस मिल जाए और मैं इसे अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ आपको, ठीक है। ऑप्शन हमारे क्या रखेंगे, ऑप्शन हमारे ये रखे हुए। अब आपको ये थोड़ा क्लियर विजिबिलिटी से दिखेगा। अब हमें इसे क्या करना है, आप देखो इसे आप पूरा अंडर रूट लगाते, पूरा अंडर रूट। ये हमारा क्या लिखा हुआ था, ये हमारा 1875 लिखा हुआ था। ये हमारा पूरा क्या लिखा हुआ था, ये 3888। ये थोड़ा सा परेशान करेगा बस 3888। और ये डिवाइड लिखा हुआ है, तो डिवाइड को इनटू करके इसे उल्टा लिख सकते हो, 768 कर दो, 768 कर दो, और बटे क्या कर दोगे, बटे आप 1200 कर दो। आप फिर क्या लिखा हुआ, गुणे लिखा हुआ है तो आप कर दो 175, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे आपका 1792। आपको दिखना चाहिए 7 दूनी 14 होता है, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 होता है। क्या सर 8 दूनी 16 दो बार जाएगा, नहीं 7 लिख के जाएगा, नहीं। आप कैसे कट करोगे, आप यहाँ पे 25 से कट करो, ये पूरा जाएगा 25 से, 25 सत्ते 175 जाएगा, 25 छक्के 150 है ना, 25 छक्के हमारा कितना जाएगा 150, 25 सत्ते 175, यानी हमारा 25 चौके 100 जाएगा, 200 जाएगा हमारा, तो 25 अट्ठे 248 आ गया। 25 चौके 100, 20 बचेगा तो 200, 25 अट्ठे हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा 48। अब अगर ये 7 आ गया तो आप देखो 7 इसे कैसे कट कर पाएगा, 7 इसे कट करो, 7 दूनी 14 जाएगा, 3 39, 7 पचे 35, 4 42, 7 छक 42, 256। 256 इसे कितनी बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा। यहाँ पे सब कुछ कट गया, यहाँ पे केवल 3 बचा। 3 इसे कितनी बार कट करेगा, 16 बार कट करेगा। यहाँ पे 16 3 48 हो गए। अब आप कहानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे बच रही है ऊपर 5 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 8 8 8 है, यानी कि 8 3 24, 24 3 27, 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, 39 जाएगा ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 3 36 है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 28 जाएगा तो 3 9 27 जाएगा, 3 6 18 1296, और 1296 अगर यहाँ पे हो गया तो हमारा ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर 3 से कट करेंगे तो 3 6 18 ये 625 जाएगा। यानी अगर हम इसे सॉल्व करते तो ये हमारा क्या बचता, ऊपर 625 बचता, नीचे 1296 बचता, और गुणे क्या बचता 16। ये हमारा ऊपर 25 आता और नीचे ये कितना आता, ये हमारा 4, ठीक है, ये 16 36 गुणे 4, 36 गुणे हमारा 4 आता, 36 गुणे 4, 6 24, 4 12, 2 14, यानी कितना जब 25/144। आपसे ये वैल्यू नहीं पूछा था, आपसे पूछा था सर अंडर रूट एक्स निकालिए, क्योंकि ये सब कुछ एक्स है। सर ये सब कुछ एक्स है, एक्स इतना भयानक है कि खड़े खड़े क्या आ जाए, चकमा आ जाए। कोई बात नहीं, हमें अगर अंडर रूट एक्स निकालना है, इसका मतलब अंडर रूट में 25/144 निकालना है, इसका मतलब 5/12 आपका आंसर आ जाएगा। सर क्या कर देंगे, 5/12 लगा देंगे, गूगल ए में रखा हुआ था 5/12 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से सोचोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा बेटर अप्रोच लेके चल पाओगे। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी डीआई था, और यहाँ पे आपसे डीआई में भी पाई चार्ट पूछा, और पाई चार्ट में भी आपसे क्या पूछ लिया, आपसे डिग्री वाला क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब कि कठिन में भी कठिन पूछ लिया, और उसमें भी आपसे दशमलव वाले डिग्री दे दिया। मतलब देखो कहते ना कि जैसे सपोज करो कि एक ये क्या है, एक कठिन है, फिर इसके अंदर ये आएगा तो और कठिन होगा, फिर इसके अंदर आ गया तो और कठिन आ गया, ऊपर बाल लगा दिए। मतलब कठिन के अंदर कठिन के अंदर कठिन के अंदर। हाँ ये एसएससी से भी टफ है, यस एसएससी से भी टफ मैं इसे बोलूंगा, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर अभी तक है सीबीएसई के थी। इससे पहले मैंने सीबीएसई के सुपरिंटेंडेंट का पेपर इतना कठिन देखा था, वरना ये सीबीएसई से भी कठिन पेपर है। टाइम को देख लिया जाए तो वाकई में इसमें एक भी क्वेश्चन इजी नहीं बोल सकते हैं, मतलब टाइम टेकिंग ले जाएगा। आओ इसे देखते हैं कैसे लगाएंगे। यहां पे इसने क्या बोला, एक पाई चार्ट दिया, और पाई चार्ट में बोला ये देखो ये क्लास दिया है, क्लास 7 है, क्लास 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे। और यहाँ पे डिग्री बता रहा है कि इतने बच्चे इसमें क्या है, इसमें संख्या, इनकी विद्यार्थियों की संख्या है डिग्री में। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला क्लास 7 में विद्यार्थियों की संख्या 105 है,
क्लास 7 में विद्यार्थियों की संख्या 105 है, यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बोलूंगा कि मैं इसे गायब कर देता हूं ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए हम लोग इसे लगाते हैं, कितना बेहतर तरीके से लगाएंगे। देखो इसने बोला सर 63 बराबर 105 है, ये आप समझिए 63 डिग्री बराबर 105। टोटल हमारा क्या होता है, टोटल हमारा होता है 360 डिग्री। अगर 63 बराबर 160 तो आप 7 से 15, 15 7 105, 7 से कट कर दो, 7 9 63 जाएगा और 7 15 7 105 जाएगा, 3 53 हो जाएगा, 3 5 15 जाएगा। यानी हम इसे बोल सकते हैं कि 3 बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5। तो 120 के यहाँ पे आएगा, यहाँ से यहाँ पे करने पे 120 का गुणा करोगे तो 5 से भी 120 का गुणा करोगे, 12 5 60, यानी कि कितना हो जाएगा 600। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं आप यहाँ पे लिख दोगे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 600 हैं। बस अब आप बात समझो। इसने बोला क्लास 9 में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2 और 3 है। हम किसकी कैलकुलेशन करेंगे, हम क्लास 9 की कैलकुलेशन करते हैं। क्लास 9 में कह रहे हैं क्लास 9 में कितने डिग्री है 72। यानी अगर हम बोलेंगे कि 3 बराबर हमारा कितना है, 3 बराबर अगर हमारा 5 है तो 72 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 3 से 72 आने में 24 का गुणा करोगे, 24 3 हमारा क्या होता है 72। तो 5 से भी 24 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 120। आप इसे बोलोगे हमारा कितना आ जाएगा 120। इसका मतलब क्लास 9 में जो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे कितने हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स की बात करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा 120। अब अगर हमारा टोटल 120 स्टूडेंट्स यहाँ पे है तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2 और 3 है। हम बोलेंगे 5 बराबर अगर 120 है साफ साफ तो 1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 24। यानी बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हमारे हो जाएंगे 2 और 2 की संख्या हो जाएगी 48 और गर्ल्स कितनी हो जाएगी 3, तो 3 की संख्या कितनी हो जाएगी 24 3 72, टोटल मिलकर 120 हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन हमें पता चल गई बॉयज और लड़कियों की रेशियो। अब इसने क्या बोला, कक्षा 10 में 55 सही 5/9। देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन, एक तो कैलकुलेशन उसकी अम्मा कैलकुलेशन दे रहा है, मतलब कि उसका बप्पा भी याद आ जाए, नानी नानी हो छठी चाहो सब याद आ जाए, ऐसा वाला क्वेश्चन दे रहा है। अब आप 55 सही 5/9 को पहले तोड़ोगे तो ये 500/9 लिखा हुआ है। आप इसे देखना ये क्या लिखा हुआ है 500/9%। या आप इसे फ्रैक्शन में बदलोगे, परसेंट को 100 करोगे तो कितने लिखा है, ये 5/9 लिखा है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ये सर 5/9 लिखा हुआ है। क्लियर। अब अगर ये 5/9 लिखा हुआ है तो बोला कक्षा 10 में 5/9 विद्यार्थी लड़कियां हैं। आप कक्षा 10 में आओ तो हम किसकी कंपैरिजन करेंगे 10 में। टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमारे पास 600, डिग्री कितनी है 64.8। हम बोलेंगे सर 64.8 है तो बटे 360 हो जाएगा और टोटल लड़के कितने हैं 600, टोटल 600 हम सर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल संख्या आ जाएगी। सर आप देखो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 36 6 दाम 60, ये जाएगा 6। हमारा ये हो जाएगा 648/10, इसे हम बोल देंगे 648/6। यहाँ पे कितना जाएगा, ये 6 दाम 60 चला जाएगा और 48 8 6 48 108। यानी कि इसमें कितने लड़के हैं, इसमें ये पता चल गया 108 लड़के हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें लड़कों वाला लड़कियां 509 है, यानी जो गर्ल है ये 5/9 है। तो अगर हम बोलेंगे 9 बराबर 108 है तो 1 बराबर 12 हो जाएगा, तो 5 बराबर 12 पंचे 60 हो जाएगा। यानी कि गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी गर्ल्स। तो बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे हमारे 7 है ना, 3 है ना, 5 4 हो जाएंगे, तो 12 चौक कितने हो जाएंगे 48, यानी कि ये कितने हो जाएंगे बॉयज। अब आपका यहाँ इतना कैलकुलेशन करवा लिया, इतना कैलकुलेशन है ना, इतना कैलकुलेशन करवाने के बाद इसने क्या कहा, इसने कहा कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या जो है 60, कक्षा 9 में लड़कों की संख्या जो है 48 से कितना अधिक है। यानी हमें निकालना है 60 - 48 बटे 60 गुणे 100। सर हमें ये निकालना है, यानी कि 12 बटे 60 गुणे 100 निकालना है, यानी कि सर आंसर आ जाएगा 20%। आंसर देखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन लगाने में इसमें पूरी कहानी याद आ गई, पूरा इतिहास याद आ गया। 20% इसका आंसर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट है ना, ये वही क्वेश्चन था, 20% इसका सही था, उसी क्वेश्चन का यहाँ पे सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन का देखो कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक समय लेता है। यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह बी से 1/2 घंटे अधिक समय लेता है। 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी अपनी चाल से चलते हुए कितना समय घंटे में लेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगर दिमाग क्लिक कर जाए तो ये क्वेश्चन 10 सेकंड का था, अगर दिमाग ना क्लिक करे तो ये क्वेश्चन कम से कम 60 से 70 सेकंड का था। हम दोनों तरीके से अपनाते हैं। सबसे पहले दिमाग में क्लिक कर जाए तब कैसे करते हैं। देखो इसने बोला ए की स्पीड पहले 40 थी और तब जब ए के 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये किलोमीटर जब 40 किलोमीटर डिस्टेंस थी दोनों के लिए, ए के लिए भी और किसके लिए, बी के लिए भी, तो जो ए था वो बी से कितना समय लेता था, ए जो है वो बी से 2 घंटे समय ज्यादा लेता था। अब इसने क्या कहा, ए अपनी चाल दुगनी कर दे तो 80 किलोमीटर की दूरी। अभी ये क्या है, ए और बी दोनों के लिए कितनी है, 80 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन अभी फिर से ए के लिए जो स्पीड है, अगर यहाँ पे स्पीड एस थी
तो यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी 2s हो जाएगी। अरे भाई अगर आप किलोमीटर को स्पीड से भाग दोगे तो ही तो टाइम मिलेगा, यानी कि 40/s था, यहाँ पे भी तो 40/s है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा एक ही। तो बी के भी फर्क होगा क्योंकि बी अब 80 किलोमीटर है वो अपनी स्पीड से, अगर ये स्पीड ऑफ ए था तो ये क्या होगा स्पीड ऑफ बी हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ ए हो जाएगा। मतलब बी की स्पीड बदली नहीं गई, इसने ये बोला है कि यदि ए अपनी चाल दुगनी कर दे, ए की स्पीड वही, ए की स्पीड दुगनी हो गई लेकिन बी की स्पीड वही है और उसके लिए डिस्टेंस भी बदल गई। तो ए में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, बी में परिवर्तन हो रहा है और बी में परिवर्तन की वजह से ही क्या हो रहा है टाइम गैप आ रहा है। यहाँ पे 2 घंटे लग रहा था, यहाँ पे सिर्फ 1.5 घंटे अधिक ले रहा है, ये प्लस 1.5, यानी कि ऐसा कंडीशन सोच के आप बोल सकते हो ए का तो रोल है ही नहीं, जो बी है बी के लिए कितना 0.5 का फर्क पड़ रहा है और किलोमीटर कितना, किलोमीटर आपका 40, यानी कि आप बोलोगे कि अगर मुझे बी का निकालना हो तो 40 बटे हम क्या कर देंगे 40/0.5 कर देंगे, यानी हमारा क्या हो जाएगा बी की जो स्पीड आ जाएगी, हमारी बी की जो स्पीड आ जाएगी, या आप इसे बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ बी जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 80 kmph आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 80 kmph, और उसे कितना दूरी चलना है, उसे दूरी चलना है 100, तो हम बोलेंगे 100 किलोमीटर बटे 80 कर देंगे, एक सही 20/80, एक सही 1/4 आंसर आ जाएगा। हम तुरंत लगा देंगे क्या, एक सही 1/4 हमारा आंसर हो गया। आज ये साबित हो गया कि एग्जामिनर पिछले जन्म का दुश्मन था। यस, आज अपनी दुश्मनी निकाल ली ना, वही तो मैं आपसे बार बार बोल रहा था। अब इसे अगर हमारा दिमाग ऐसे डायरेक्ट क्लिक ना करता तब कैसे करते, इसका कन्वेंशनल तरीका भी सोच लो जो मैं दूसरे पेज पे करूं। माना कि स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ ए अगर हम मान लेते हैं, स्पीड ऑफ ए जो है, स्पीड ऑफ ए को हम क्या मान ले ए मान ले, और स्पीड ऑफ बी को हम लोग क्या मान ले, स्पीड ऑफ जो बी है इसे हम लोग क्या मान ले बी। अब देखो पहले उसे 40 करना था तो 40/a टाइम ले रहा था, ये हमारा टाइम जो था 40 किलोमीटर बी के चलने से 2 घंटे ज्यादा ले रहा था, ये पहली इक्वेशन। दूसरे कंडीशन में 80 चल रहा है लेकिन ये 2a की स्पीड से चल रहा है, लेकिन इसकी स्पीड किलोमीटर तो 80 हो गया लेकिन स्पीड तो बी ही है, और कितना लग रहा है 1.5, यानी कि 3/2 1.5, ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया सेकंड। आप देखो कि ये 40/a की ही तो वैल्यू है और ये भी 40/a ही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो 40/b प्लस जो 2 है ये बराबर कितना हो जाएगा 80/b प्लस 1.5 से। आप देखो एग्जैक्टली यही मैं आपसे कह रहा था कि एक्चुअली फर्क केवल b से पड़ रहा है, तो 0.5 का जो फर्क पड़ रहा है ये 40/b का फर्क पड़ रहा है, यानी अगर हम b की स्पीड निकालें तो b की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0.5/40 आ जाएगी। यही कैलकुलेशन हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, जब b की स्पीड आ जाएगी ये 0.5/40 आ जाएगा, इस चीज को 1/b है ना, ये है ना, ये क्या आ जाएगा 0.5/40, b इधर चला जाएगा तो ये उल्टा मैंने कर दिया 40/0.5, 40 क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। यही कैलकुलेशन आपका क्या है, यही कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पे क्या सेम कैलकुलेशन किया है, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू 80 आ जाएगी। तो अगर b की वैल्यू 80 आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि जो हमारी b की स्पीड है, हमारी है ना स्पीड है, ये हमारी क्या हो जाएगी 80 आ जाएगी, ये हमारी b की स्पीड 80 हो जाएगी। इसने पूछा टाइम, तो जो टाइम ऑफ b हो जाएगा, टाइम ऑफ b 100 किलोमीटर चलने में तो 100 किलोमीटर बटे हमारा 80 kmph हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा एक सही 1/4 क्या हो जाएगा 1/4 r हो जाएगा, घंटे में हमारा समय आ जाएगा। समझ में आया है ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा एक सही 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर इसको देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। कह रहा है कि किसी नाव को 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय उसके द्वारा 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगे समय का एक सही 2/3 के बराबर है। मतलब कि 75 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जितना समय जा रहा है, तो भाई ये डिस्टेंस है, और अगर हमें क्या बोल रहा है कि जो टाइम है टाइम को कंपेयर किया है, तो स्पीड तो हमारे पास होगी ना, धारा के प्रतिकूल मतलब क्या हुआ, ठीक है, धारा के प्रतिकूल मतलब कि अपस्ट्रीम, तो हम इसे क्या बोलेंगे सिर्फ 75 गुणे अपस्ट्रीम x माइनस वाई हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 60 गुणे हमारा क्या हो जाएगा, कितना लगा है एक सही 2/3, यही तो क्या लगा है एक सही 2/3, तो 3 एकम 3 तो 5/3, यानी कि 60 गुणे x प्लस वाई, और इसका कितना लग रहा है 5/3 लग रहा है, 3 एकम 3 तो 5/3। सर इसे अगर हम लोग क्या करें सिंप्लीफाई कर लें, आप देखो इसे सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे, 25 × 3 = 75, 15 से करो, 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, ये 5 से कट जाएगा, यानी x माइनस वाई बटे x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी ये हमारी कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी,
यानी x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी, एक बार जोड़ोगे एक बार माइनस करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 7, x माइनस 7/1 आ जाएगा। इसने क्या बोला है, इसने बोला है स्थिर जल में नाव की चाल, x हमारा क्या होता है, नाव की चाल होता है, तो x बराबर 7 हो जाएगा। हमें कितना दिख रहा है 7, प्रश्न कह रहा है 28, तो हमारे 7 के बराबर 28, प्रश्न क्या कह रहा है हमारे 1 के बराबर 4। इसने पूछा है कि नाव को धारा के अनुकूल जाने में कितना समय लगेगा, तो धारा के अनुकूल जाएगा तो समय कितना, स्पीड क्या होगी x प्लस वाई, यानी कि अगर अनुकूल की बात करें, यानी कि हम किसकी बात करें, डाउन स्ट्रीम की बात करें, तो अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 + 1 × 4 हो जाएगा, यानी कि 32 kmph इसकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है आपका, डिस्टेंस आपका है 51.2 किलोमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे टाइम पूछा है, घंटे में पूछा है, तो घंटे में आप टाइम निकाल दोगे ना, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 32, डिस्टेंस 51/2, हम डिस्टेंस क्या कर देंगे, हम बोलेंगे सर आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 51.2/32 आ जाएगा। ये एक्चुअली 512 लिखा है, तो 32 16 512 होगा, दशमलव लगा दोगे 1.6 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.6। हाँ यस ज्यादा कैलकुलेशन कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा 1.6 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखो ये क्या कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर किसी निश्चित काम को 40 दिन में, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान था, ये कंपैरेटिवली आसान था। ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी और सी मिलकर किसी काम को, अगर ए बी और सी तीनों मिल जाए तो किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को मिलकर 60 दिन में कर सकते हैं। अब इसने बोला कि बी ए का इतना, अब एफिशिएंसी की बात करें तो हम यहाँ पे लगा देंगे, हमारा मान लो एलसीएम 120 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर हम ए की एफिशिएंसी निकालें तो ए की एफिशिएंसी 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा, यानी कि 1। अब बी की एफिशिएंसी बोला कि क्या है, जो बी है ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि हम बोलेंगे कि बी कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। अब बोले सी, यहाँ पे हम सी निकाल रहे हैं तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी कितने, 3 में से 1 + 1.25 हम लोग माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 - 1 + 1.25 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.75। इसका मतलब सी की कार्य क्षमता आ गई 0.75। बोल रहे हैं कि सी कार्य के 40% भाग को, तो 40% मतलब कि 12 × 4 = 48, 48 काम को कितने में करेगा, 0.75 से आपको ये निकाल देना है सर, 4800/75 आपको निकाल देना है सर। 25 × 3 = 75 हो जाएगा, 25 × 4 = 100 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, 16 × 4 = 64, आंसर कितना आ जाएगा 64। कितने में कर देगा सर, 64 इसका सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 64 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो, एक एक चीज, क्या आंसर आप लोगों ने यही लगाया था, उत्तर भी देते हुए चलिए, क्या आप लोगों ने इसका उत्तर यही दिया था ना मेरे भैया, सब लोग यही सॉल्व करके आए थे ना, बहुत अच्छा पेपर था, मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार मुझे बताइए, लग रहा है कि एग्जामिनर दुश्मन है कि नहीं। मैं बार बार बोलता था कि भैया मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, पिछले जन्म की कहानी आप याद कर लो, पिछले जन्म में एग्जामिनर आपके जन्म का दुश्मन था और वो आपको फंसाएगा, आपको परेशान करेगा। निकाल लिया मैथ में आपसे दुश्मनी, अब जाओ अम्मा अम्मा चिल्लाओ। ये क्वेश्चन हमारा आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखें, बाल चार्ट में इसने कहा, बाल चार्ट में ये देखो, ये आयात और निर्यात बता रहा है। आयात मतलब बेटा इंपोर्ट, जो अंग्रेजी वाले हैं, और निर्यात मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू दे रहा है 2020, 21, 22, 23, 24 का दे रहा है आंकड़ा, कह रहा है 22 और 23 के दौरान देश के कुल आयात, आयात मतलब इंपोर्ट, 22 और 23, अगर हम ये जो पहला वाला है, ये वाला आगे वाला आयात है, पीछे वाला निर्यात है, ठीक है, जो व्हाइट वाला आयात है, ब्लैक वाला निर्यात है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब 22 और 23 के दौरान कुल आयात, आयात 22 और 23, ये 22 है और ये 23 है, और आगे वाला आयात है, मतलब 375 और 425 की बात कर रहे हैं, तो 300, 400, 700 कितना हो जाएगा 800। इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना देगा, हमारा देगा 800, यानी पहली वैल्यू तो आपकी 800 है। दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा हम कलर बदल लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। 20, 21, 24 के दौरान कुल निर्यात, ये है 20, ये है 21 और ये है 24 निर्यात, इसमें 500 है, इसमें 550 है और इसमें 450 है, 1000 में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू हमारी कितनी है 1500। अब इसने बोला कि दौरान कुल निर्यात से कितने प्रतिशत कम है, सर कितना कम है 700, किसके रिस्पेक्ट में सर 1500 के रिस्पेक्ट में, गुणे हमारा कितना हो जाएगा 100। आप इसे 2 0 कट कर दो, 5 से कट कर दे क्या, चलो 5 से कट कर दे तो हमारा थोड़ा ज्यादा, या वैसे कर लो, 15 चौके 60 जाएगा, 15 चौके 60, 60 चला जाएगा तो 10 बचेगा 100, 15 छक्का 90, 46, 46 की फिगर में कौन सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 46 सही 2/3% इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान था।
ठीक है। हाँ बेटा, इसी तरीके से मैं आपको पेपर करवा दूंगा, अगली सारी प्रैक्टिस में इसी तरीके से कराऊंगा। कल जिनको मैथ से डर लगता है, कल मैं शाम को 6 बजे मैथ्स का मैराथन लेके आ रहा हूं, है ना, सारा पूरा अरिथमेटिक उसमें कवर करवा दूंगा। एक चीज और, इन्होंने ये बोला था कि भैया हम ज्योमेट्री मेंसुरेशन से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जबकि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो यहां से भी थोड़ा बहुत देख के जाइएगा, खैर समय ज्यादा नहीं बचा बट देख लीजिएगा, है ना। ये चीज ध्यान देना कि भाई, और ये बहुत पहले भी सीबीएसई का यही आदत खराब है, मैंने बोला है सीबीएसई अपने आदत से बाज नहीं आएगा, वो बिना सिलेबस के भी कुछ दे देगा। आप जैसे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाओ वैसे आप अम्मा अम्मा चिल्लाने लगते हो, हाय पप्पा ये मत पढ़ाओ, हाय दादा ये मत पढ़ाओ, हाय नाना ये मत पढ़ाओ, हम मर जाएंगे, ये सिलेबस में नहीं है। आ गया बिना सिलेबस, सिलेबस के बाहर आ गया, आप तो चिल्लाओ, अम्मा अम्मा चिल्लाओ, दादा चिल्लाओ, कुछ नहीं कर पाओगे, बस पेपर दो के खराब हो जाएगा, पेपर चले आओगे। अरे किसी समलंब के समांतर भुजाएं, समलंब है, समलंब किसे बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसकी समांतर भुजाएं की बात करेंगे तो हमारा कितना है, 21 से बोला 51। सर अगर ये समांतर है तो हमारा ये भी 21 हो जाएगा, ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिक बन गया है ना। ये आइसोसेलेस है, ध्यान देना, अगर समांतर है तो ये आइसोसेलेस बनेगा, इसे हम कुछ ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो ये और ये हमारा क्या आएगा, बराबर आएगा। तो अगर हमारा ये 21 है तो ये भी 21 हो जाएगा, टोटल 51 है तो ये हमारा 15 हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। अगर ये 15 है, अगर ये 15 है और इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है और इसकी दूसरी भुजाओं से प्रत्येक 39, ये भी हमारा 39 है, ये भी 39 है, तो हम हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे निकालेंगे, आप देखो ये क्या लिखा है, ये 3 गुणे 5 लिखा है, ये 3 गुणे 13 लिखा है, यानी कि अगर हम ये 5 और 13 का ट्रिपलेट निकालें तो ये 3 गुणे 12 हो जाएगा, क्योंकि 5 12 13 का ट्रिपलेट, यानी ये भी 36 ये भी 36। तो हम बोलेंगे कि जो अगर ये h है तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू 36। ऐसे आपको एग्जाम में सोचना था, ये क्या कर देता, ये आसान कर देता। हम सीधा सोचते क्या, हम बोलते कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h की वैल्यू 36 हो जाएगी। अब h की वैल्यू 36 हो जाएगी, तीनों ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल सेम हो जाएंगे, मतलब इनका जो एरिया हो जाएगा वो 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इनका कितना है 15, और हाइट कितना निकाल लिया आप 36, और प्लस आप क्या कर लोगे, प्लस आप इसका निकाल लो एरिया, तो 21 गुणे 36 कर लो। आप देखो यहाँ पे ये 2 2 कट जाएगा, 36 बाहर ले लो, तो आप 15 प्लस 21 आप जोड़ लोगे, 15 प्लस 21 जोड़ोगे तो ये यहाँ पे 36 गुणे 36 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर 1296 होता है, सर आंसर लगा दोगे 14। तो इतनी तेजी से आपको करना पड़ेगा, इतनी तेजी से आपको सोचना पड़ेगा, तब आप जाके कुछ क्वेश्चन वहां पे बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। ये आपका समलंब वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं पाइप वाले क्वेश्चन को, कर लेते हैं पानी टंकी को। कह रहा पाइप पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 27 घंटे में भर सकता है। पाइप आर एक निकास पाइप है, जब टंकी खाली है तब पी और क्यू को एक साथ 6 घंटे खोलकर दोनों को बंद कर दिया गया और आर को खोल दिया गया। टंकी को खाली होने में अब 30 घंटे लगे। पी और आर मिलकर टंकी के आधे भाग को कितनी देर में भर लेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस कहां चाहिए था आपको, यहाँ पे जो बच्चे तुरंत पी लगाए और क्यू लगाए, और पी के द्वारा इन्होंने क्या लगाया, पी के द्वारा 18 और क्यू के द्वारा कितना हुआ, क्यू के द्वारा 27, और इसी का एलसीएम ले थोड़े से गड़बड़ कर दिया। इसने क्यू की वैल्यू 30 दिया हुआ है तो क्यू को भी पी क्यू आर, आर की वैल्यू 30 दिया हुआ है तो 30 को भी सम्मिलित करो, इन सबका एलसीएम लोगे तो 540 आ जाएगा। 27 दूना 54, 18 3 54, यानी कि हमारा ये कितना जाएगा, 18 3 54 तो 30 बार, 27 दूना 54 तो 20 बार, और 30 कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा। लेकिन ये निकास पाइप है, इसने क्या बोला, इसने बोला कि इन दोनों को एक साथ खोलेंगे तो एफिशिएंसी 50, 6 घंटे तक खोला गया तो 300 इन्होंने टंकी भर दिया। अब जब इन्होंने 300 भर दिया तो इन दोनों को बंद कर दिया गया, इसे खोला गया। जब इसे खोला गया तो ये 300 काम को कितने घंटे में, 30 घंटे में पूरा कर दिया। यानी हमारी इसकी इफिशियंसी जो आ गई वो की आ गई 10, 30 धामा, ये हमारी क्या आ गई, हमारी आर की इफिशियंसी आ गई, आर की कार्य क्षमता आ गई। तो आर की जो कार्य क्षमता हम एक्चुअली में -18 जोड़ रहे हैं, आप इसे -18 नहीं लेंगे क्योंकि आप यहाँ पे ये पूरे का होगा। इसने इसके हिसाब से देखा तो इसे कितना लगा, इसको इसकी इफिशियंसी कितनी आई, 10 आई। ये जो हमने 18 लगाया यही हमारा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, क्योंकि वो ओवरऑल वर्क में नहीं है। जब ये बंद हो जा रहा है तो इसका कार्य अलग है, उसी कार्य से डायरेक्ट सम्मिलित नहीं है। अब हम बोलेंगे कि इसका कितना है आर। इसने क्या बोला, इसने बोला 30 घंटे लगते हैं ना, ये टंकी को खाली होने में अब 30 घंटे लगे जब पी और क्यू चला गया। तो अगर पी और क्यू चला गया, आप यहां पे देखोगे हमारा 30 घंटे लगा तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई, इसकी इफिशियंसी आ गई हमारी 10 आ गई। अब इसने क्या बोला है, पी और आर मिलकर टंकी को कितने देर में भर लेंगे। पी और आर मिलकर टंकी के आधे भाग को, अगर ये पी है और सपोज करो कि 18 आप कंसीडर करते इसी हिसाब से, तो हमारा कितना आता है, इसे करते तो हमारा आता 12, और इसका जो हमारा आधा आता कार्य, आधा कितना कार्य आता, आधा आता 27 दूना 54, यानी कि हम इसे बोलते कि 270 बटे हम क्या करते, अगर 12 करते तो हम क्या करते, अगर हम इसे 270 बटे, यही तो है ना, टंकी के आधे भाग को क्या बोल रहा है,
इसने क्या बोला है, टंकी को खाली होने में अब 30 घंटे लगे। टंकी को खाली होने में अगर 30 घंटे लग रहे हैं तो 30 घंटे आप सपोज करो कि चलो 540 ही ले लेते तो भी हमारा कितना हो जाता, ये 540 5 300 काम हो जाता। 300 काम को करने में 30 घंटे, तो इसकी एफिशिएंसी आती 10। अब इसकी एफिशिएंसी हमारी जो 10 आती, ये हमारा वही मैं बोल रहा हूं कि आप -18 ना रख के यहाँ पे क्या करते, -10 रखते। तो इसने बोला कि पी और आर साथ में काम करे, पी और आर काम करे तो टंकी के आधे भाग को जो 270 होगा, तो हम 270 बटे क्या करेंगे, 270 बटे हम क्या करेंगे 20 करेंगे, यानी 27 बटे 2 करेंगे, यानी 13 सही 1 बटे 2 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगर आपको यहीं पे सम्मिलित कर लेते तो -18 पे क्वेश्चन आपका नहीं लगता, जबकि ये टंकी भरा, फिर टंकी को बंद कर दिया गया, अब ये टंकी इस एफिशिएंसी से कर रहा है, तो ये -10 की जो वैल्यू है यहां से आई है, और इस क्वेश्चन को यहां से सॉल्व करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन ये बनाया गया था। नेक्स्ट आते हैं, एक शंक्वाकार, आपसे फिर से देखो क्वेश्चन 2D और 3D से क्वेश्चन पूछा गया, तो जल्दी से हम इसे भी लगाने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कह रहे एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की आंतरिक त्रिज्या 18 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या देखिए आपको कंफ्यूज किया था, बस आप उसे क्या समझो, त्रिज्या समझो, और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, तो शंक्वाकार है तो हमारा 1/3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 × 18 हो जाएगा, और एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है 60। अब क्या कर रहा है, इसके को खाली कर रहा है द्रव को दूसरे में, तो आयतन बराबर हो जाएगा। किसमें खाली किया जा रहा है, इसमें बेलनाकार बर्तन में, तो हमारा क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, पाई हो गया, आर की वैल्यू 15 दिया गया तो 15 × 15 हो जाएगा, और एच आपसे पूछा था, आपको बस ये कैलकुलेट करना था, पाई से पाई कट जाएगा, पाई पाई का हिसाब ले लो आप देखो 15 चौके 60 हो जाएगा, और अगर 15 चौके 60 हो जाएगा तो 3 5 15 चला जाएगा यहाँ पे, और 3 6 18 चला जाएगा, 3 दूनी 6 चला जाएगा, 18 दूना 36 है ना, या 4 दूनी 8, 18 × 8 बटे 5 कर लो, ठीक है ऐसे कर लो, 18 दूना 36 × 4, 18 दूना 36 × 4 आप बटे 5 कर लो। आप इसे करोगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10 × 4, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, 28.8 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे करते तो हमारा क्या आ जाता, 28.8 इसका आंसर आ जाता। डीआई वाले का आंसर 25% था, आप गलत बोले आंसर, अभी देख लेंगे, वैसे गलत तो मैं बोला नहीं बेटा, फिर भी आप कहीं आपके दिमाग में कहीं दुविधा हो तो मैं एक बार देख लेता हूँ कौन सा डीआई वाला, एक बार देख लें, एक बार देख लें, कहीं लास्ट में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो बात अलग है ना, क्यों आप लोग के दिमाग में रहे। 12 पंचे 60, ये तो सही है, ये तो 20% सही है, इसका 25% आप बोल रहे हैं। एच डी बेटा ये सही है, एक बार चेक कर लेना, पूरा बिल्कुल सही है, 60 और 48, 12 12 बटे 60 है ना। एक बार देख लेते, इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था क्लास 9 में लड़कों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। हाँ नहीं सही, आप बिल्कुल सही करें, क्लास 9 से कंपैरिजन करना है ना, क्लास 10 का कंपैरिजन करना है कितना अधिक है, ये आप सही बोल रहे हैं। ये 12 बटे 48 × 100 करेंगे, वेरी गुड, तो 12 चौक 48, इसका आंसर 25% आएगा, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर 20% नहीं, इसका आंसर आप 25% लगा लीजिएगा, इसका आंसर 25% लगा लीजिएगा, यस, थोड़ा सा हम लोगों ने 60 से डिवाइड नहीं होगी, यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 25% हो जाएगा। चलो मैं बैठ, मेरी वहां पे थोड़ी सी गलती थी, मैं पढ़ने में गलती कर दिया था। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो कह रहा है, ये क्या कह रहा है, धानु से बने एक धान मतलब धातु से बने एक ठोस गोले का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, ऐसे 96 गोलों को पिघलाकर 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में परिवर्तित किया जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, वो भी पाई के फॉर्म में पूछ रहा है। आप भाई धातु का बना हुआ है और ठोस गोला यानी कि 3.5 उसकी क्या है, व्यास है, तो रेडियस 3.5 बटे 2 हो जाएगा, तो 96 है गुणे पाई लिख लो, आर स्क्वायर एच कर लो 3.5 बटे 2, और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और एच की 4 बटे 3 पाई आर क्यूब कर लो इसे, क्योंकि आयतन लोगे ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 बटे 3 पाई आर क्यूब कर लो, यहाँ पे 96 के पहले 4 बटे 3 कर लो, 96 गुणे 4 बटे 3 गुणे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब। और इसे हम लोग किस में बदल लेते हैं, एक पिघलाकर ऊंचाई वाले ठोस लंबवृत्तीय बेलन, तो इसे हम किस में बोल देंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एच ले लें, एच की कितनी वैल्यू दिया है 96, आप बस आर की वैल्यू यहां से निकाल लो, और क्या बोल रहा है आपको, आर की वैल्यू निकालने के बाद आपको 2 पाई आर एच निकालना है, वो भी पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, 2 पाई आर एच, आर का वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखोगे, कैपिटल रखोगे, 2 पाई आर एच आपको ये वैल्यू निकालना है, यही तो निकाला था, हाँ पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसे, अगर हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे भैया, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये देखो ये 2 2 तो कट के 4 तो कट ही कर देगा, और 3 इसे क्या कर देगा, ये 3.5 है, 1 2 हमारा बचेगा,
एक दो हमारा कट करके इसे क्या कर देगा, 48 कर देगा। 48 से कट करके 16 कर देगा, यानी 16 गुणे पाई, पाई तो हमारा कट ही जाएगा, और यहाँ पे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 कर लेते हैं, ये 3 बार हमारा आएगा ही आएगा। ठीक है, 16 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5 कर लेंगे, और इधर हमारा कितना आ जाएगा, 56 गुणे r स्क्वायर आ जाएगा। आप देखो ये 8 सत्य 56 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये 8 गुणे ये 7 लिखा हुआ है, 8 गुणे 7 लिखा हुआ है। तो अगर 8 गुणे 7 लिखा हुआ है तो 8 दूनी हमारा 16 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, और इधर 7 है तो ये 7.5 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1। अब इधर बचा 3.5 गुणे 3.5 बराबर r स्क्वायर, यानी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 3.5 बस। अगर r की वैल्यू 3.5 आ गया तो 2 गुणे पाई एज इट इज लिखा रहने तो 3.5 लिख दो, 3.5 लिख दो, और h की वैल्यू इसने दिया हुआ है ना, इसने क्या बोला है, बेलन का वक्र पृष्ठीय है, तो 56 तो हमारा दिया ही हुआ है, यानी कि 35 दूना 70, यानी कि 56 गुणे आपको 7 निकालना है गुणे पाई, तो 7 छक 42 को दो, 7 पचे 35, 35 दो 37, 7 छक 42, 7 पचे 35 4 39, 392, 392 पाई, 392 पाई हमारा कहाँ पे दिया हुआ था, तीसरे पे दिया हुआ था, ये हमारा उत्तर आ जाएगा 392 पाई, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जल्दी से, कह रहे हैं कि 42 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 21 संख्याओं का 56 है, ये हमारे पास 42 संख्या है, इसका औसत कितना है 65। अब इसने क्या बोला, इसने बोला पहली जो 21 संख्या है इसका औसत कितना है, इसका औसत है आपका 56। फिर बोला अगली जो 18 संख्या है, 18 संख्या का औसत कितना है, 18 संख्या का औसत है 70। अब क्या बोला, 41वीं 40वीं से 3 अधिक है, ये हमारी क्या हो गई, 21 और 18 39 से हो गई, तो ये 40th हो गई, ये 41th हो गई, और ये 42th हो गई। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला कि 41वीं संख्या 40वीं संख्या से 3 अधिक है, ये हमारी अगर x है तो हमारी x प्लस 3 हो जाएगा, और क्या कह रहा है, और 42वीं संख्या से 6 कम है, 41वीं संख्या 42वीं से 6 कम है, तो अगर 42वीं से 6 कम है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा। यस, यही तो बोल रहा है, 41वीं संख्या 40वीं संख्या से 3 अधिक है, और 42वीं से कितना है, 6 कम है। आप देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसे आप ऐसे रख लो। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, इसने आपसे पूछा है कि 40 और 42 का, यानी कि 2x प्लस 9/2 का आपसे वैल्यू पूछा है। आपको इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना भी था, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा इसमें क्या करते हैं, इसमें डेविएशन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी ज्यादा लोचे में चले जाते हैं। आप सीधा गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो, इसका गुणा कर लो, और इसे जोड़ लो, और इसमें से क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, काम बन जाएगा। आप देखो, और इसको भी जोड़ लो, इसको आप क्या कर लो, इसको एक साथ जोड़ लो, यानी इसको जोड़ोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3x प्लस हमारा 3x प्लस 12 हो जाएगा, 3x प्लस 12 हो जाएगा। आप गुणा करके देखो, कैलकुलेशन करो, आप यहाँ पे 65 को 42 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 65 दूना 130 और 130 दूना 260, यानी कि 0 3 7 2 2730, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2730। इसमें से आप माइनस करोगे क्या, 56 गुणे 21 करोगे, 56 गुणे 21 हो गया, 56 आ जाएगा 112, 56 दूना 112, यह जाएगा 6 5 2 7, ये हमारा 1176, यहाँ पे आ जाएगा 1176 प्लस यहाँ पे 1836, ठीक है, बारह सौ साठ, और ये हमारा क्या हो जाता है, प्लस 3x प्लस 12 हो जाता, यही तो हो जाता। ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती, दोनों बराबर हो जाती। अगर हम इसे इक्वल कर देते 2730, ये हमारा क्या हो जाता, इसके बराबर हो जाता। यानी कि अगर हम इसे जोड़े तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, है ना, 6 2 8 हो जाएगा, 7 6 13 13 और 1 14 के 4 हो जाएगा, कैरी यही 1, कैरी यही 1, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 1 4 1428, और हमारा कितना आ जाएगा, 1 1 2 2400 प्लस हमारा क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। आप इसे माइनस कर दो, आप इसे माइनस कर दो, यानी आप इसे माइनस कर दोगे तो 2730 में से 2448 आप माइनस कर दो, 10 में से 8 गया तो, है ना, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पे 6 में से 4 गया, कितना बचेगा 282, 282/3 कर दो, तो 3 9 27, 3 चौक 12 94, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 94, x की वैल्यू 94 आ जाएगी। आपसे पूछा क्या है, आपसे इसका अनुपात पूछा है, तो 2x प्लस 9/2 पूछा है, यानी 2 गुणे 94 प्लस 9/2 पूछा है, यानी कि आपका 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 19 प्लस 9/2, है ना, यानी कि 198, तो 207/2 पूछा है। ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, 98.5 इसकी वैल्यू आनी चाहिए, थोड़ी सी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ये 9 दूनी 18, 4 दूनी 9 दूनी 18, 188 आएगा ना, तो हमारा कितना आएगा, 197 आएगा, ये हम लोग कर रहे हैं 197/2, 197/2 आ रहा है, तो हमारा कितना, दोनों 18 2 8 16 और 0.5, 198.5 आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 98.5, इसका सही जवाब आ जाएगा। यही इसका क्या था, यही इसका एग्जैक्टली सही था। गलत कैसे आ जाएगा, ऐसे थोड़ी गलत आएगा, अपने मन का थोड़ी हो जाएगा गलत आएगा तो। ठीक है, आते हैं। आज बेटा अकाउंटेंट और प्रिंसिपल का एग्जाम था, जल्दी से इसे हम लोग देखते हुए चलते हैं। कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक ही वार्षिक ब्याज दर से निवेशित किसी निश्चित राशि पर 3 सही 1/2, 3 दूनी 6, एक लिखा है 3.5 और ये लिखा है 6। बोल रहा है कि 3.5 पे, ये तो आसान था, ऐसे कई बार क्वेश्चन कराया हूं। 3.5 पे कितना हो जा रहा है, 3.5 पे 8411 हो जा रहा है यही। और दूसरा क्या पूछ रहा है, 6 वर्ष पे 9776, यानी 6 पे कितना हो रहा है, 9776 हो जा रहा है। आप देखो कि साल में अंतर कितने का है, साल में अंतर 2.5 का है, तो ब्याज में अंतर कितना है, ब्याज में अंतर आप माइनस कर लो। 6 में से 1 गई 5, 7 में से 1 गई 6, 7 में से 4 गई 3 और 9 में से 8 गई 1, 1365। आप बोलोगे कि सर 2.5 साल में कितना, 1365 का अंतर आ रहा है। यही तो आप क्या करो, आप दशमलव को हटा दो, ये 25 लगा दो, 25 से गुणा कर दो, तो 25 से कम 25 जाएगा, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 कर दो, तो 6 5 11 115, फिर 25 चौके 100 150, 25 छक्के 150, 546। एक बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 546 आ जाएगा। अब एक बराबर 546 तो हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं। अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे लिखें तो हमारा 3.5 गुणा करने से 6 से गुणा कर लो, है ना, तो ये हमारा ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि अगर 6 बराबर करें तो 6 बराबर 6 36 हो जाएगा, है ना, 3 6 चुक 24, 24 3 27 के साथ 2 और 6 पंचे 30, 2 32, 3276। यानी 6 साल में जो हमारा टोटल सम हो जाएगा वो कितना था, 6 साल में ब्याज हमारा 3276 है, जबकि टोटल सम हमारा कितना हो रहा है, टोटल सम हमारा 9776। यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो हो जाएगा ये 9776 में से 3276 जो ब्याज है माइनस कर देंगे, ये 0 0, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ पे कितना बचेगा, 9 में से 3 गई 6, 6500। प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा आ गया 6500 आ गया। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा सर ब्याज दर क्या है, तो आप बस देख लो कि एक साल का ब्याज कितना है, 546। आपको क्या निकालना है, आपको 546 बटे 65 कर देना है, क्योंकि गुणे 100 तो कर ही देंगे। तो आप 13 से कट करके 13 से आसानी कर लोगे, 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 दूनी 24, 42 बटे 5, 8 पंचे 40, 5 चौक 20, 8.4% आपका आंसर आ जाएगा। 8.4% तीसरे विकल्प पे दिया होता सही हो जाएगा बेटा। हाँ यही लेवल हो सकता है मैथ से, अगर यही मैथ आ गई तो थोड़ी समस्या कर देगी, इसलिए मैथ थोड़ा सा पढ़ लो अभी बचे हुए समय में। केबीएस वालों के पास तो बहुत समय है, और ये हमारे वालों के पास भी जो नॉन टीचिंग वाले हैं, अभी तो टीचिंग में तो नहीं आएगा मैथ, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन टीचिंग वालों की सही, मैं गलत शब्दों में बोलूं तो खटिया खड़ी हो जाएगी। किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों का कुल संख्या 90 है, लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 10 अधिक है। देखो 90 है, इसमें 2 वैल्यू चूज कर सकते थे आप, अगर एक 40 चूज कर लेते 50, तो 40 50 90 तो हो ही जाता, 10 हो जाता। एक बार आप इसे जल्दी से क्विकली अप्रोच कर जाते, आंसर आपका मैच कर जाता तो ठीक था, वरना आप वैल्यू निकालते। आप अगर लड़के लड़कियों की वैल्यू निकालोगे भी ना, जैसे a प्लस बी निकालोगे, मान लो b प्लस जी निकालो, है ना, आप b प्लस अगर g निकालते हो, b प्लस जी, तो हमारा 90 आएगा। और इसने क्या बोला, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक 10 अधिक है, यानी y बराबर क्या है, y बराबर g प्लस 10 है, या ऐसे बोल सकते हो b माइनस जी, b माइनस जी बराबर कितना है 10। तो जोड़ोगे तो 2b बराबर तो हमारा कितना आएगा, 100 ही आएगा। b बराबर हमारा कितना आ गया 50, तो हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर हमारा 40 आ जाएगा। बस यही तो मैं कह रहा हूं, तो आप सॉल्व भी करोगे तो यही मिलेगा 40 50, है ना। ये हमारी क्या है, गर्ल्स है, ये हमारी क्या है, बॉयज है, क्योंकि बॉयज हमारे 10 ज्यादा है, लड़कों की संख्या लड़कियों से ज्यादा है। अब इसने क्या बोला, एक परीक्षा में लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की औसत प्राप्तांक से 30% अधिक है। यानी कि अगर बॉयज का जो एवरेज है ये अगर कितना है x है, तो जो गर्ल्स का, यही बोला है, एक लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों से 30% अधिक है। अगर लड़कियों का x है, लड़कियों का अगर x हो जाएगा, है ना, लड़कियों का एवरेज अगर x हो जाएगा तो इसका 1.3x हो जाएगा। इनकी संख्या है 40, लड़कियों की संख्या है 40, इनकी संख्या है कितनी 50, 13 पच्चीस 65, ये 65x हो जाएगा, ये 40x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो तो हमारे किसके टोटल औसत के बराबर आ जाएंगे। तो कुल संख्या 90 है और औसत कितना है 63, यानी कि अगर हम इनको जोड़ लेंगे तो ये हमारा 63 गुणे 90 के बराबर हो जाएगा। आप देखो सर 105x बराबर कितना हो जाएगा, 63 गुणे 90 हो जाएगा। सर अगर 7 से कट करोगे तो 15 सत्ते 105, यहाँ पे 9 बार जाएगा और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, और 15 छक्के 90 जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 9 छक 54, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54। यही तो पूछ रहा है कि आपसे लड़कियों का औसत तो कितना हो जाएगा 54, लड़कियों का पूछता तो अलग हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा। नेक्स्ट इसे देखते हैं, इसमें कह रहे कपड़े धोने की एक मशीन। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान था, अगर आप इसे लॉजिकली सोचो तो ये थोड़ा सा आसान था। मैं यहाँ पे इस विकल्प को हटा दे रहा हूँ, इंग्लिश वाले भले पढ़ लेना, ताकि ये करने में मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और हम लोग इसे आसानी से कर देंगे।
इसने ये कहा, इस क्वेश्चन में ये कहा गया, क्या इस क्वेश्चन के ट्रिक होते हैं, तरीका होता है। और अगर मैं बोलूं कि एक ही क्वेश्चन का ट्रिक पे डायरेक्ट ट्रिक पे कोई क्वेश्चन था तो हमारा ये क्वेश्चन था, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे डायरेक्ट ट्रिक पे नहीं थे, आपको कहीं ना कहीं प्रोसीड करने का बेसिक से। तो कपड़े धोने की एक मशीन 18,000, उसकी प्राइस जो है, उसकी जो प्राइस है वो 18,000 है, नकद प्राइस कितनी है 18,000। अब इसने बोला 7600 का डाउन पेमेंट, तो आप 18,000 में क्या करोगे, 18,000 में 7600 का माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा 10,400, आपका क्या आ जाएगा, ये हमारा डाउन पेमेंट के बाद इतनी हमें किस्त वाली प्राइस, ये हमारी कौन सी इंस्टॉलमेंट जो प्राइस होती है, ये हमारी कितनी आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट प्राइस हमारी आ जाएगी 10,400। इसने बोला कि 16% वार्षिक लगाई गई है, लेकिन ब्याज क्या है, अर्धवार्षिक है, तो एक्स का मान निकालो। तो भाई एक साल की बात कर रहे हैं, अगर अर्धवार्षिक है तो 16% क्या हो जाएगा, मैंने बोला है ये आधा हो जाता है, ये कितना हो जाएगा 8%। और अगर एक साल की बात है तो ये कितना हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 2 साल। इसका मतलब 2 साल का इंस्टॉलमेंट। तो आप देखो 8% मतलब कोई चीज 100 108 हो जा रही है, तो 100 अगर कोई चीज 100 कितनी हो जा रही है, 108 हो जा रही है, मतलब 50 आपकी 54 हो जा रही है, या फिर आप बोल सकते हो 25 आपकी कितनी हो जा रही है, 27। तो आप इसे ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हो कि 8% पे, है ना, 8% पे आप क्या बोलोगे कि 8% पे आपकी 25 की चीज कितने की हो जा रही है, 25 की चीज आपकी 27 हो जा रही है। तो पहले 25 थी, अभी 27 हुई। अगले साल आप क्या करोगे, 25 गुणे 25 करोगे, और आप इसे क्या करोगे, 27 गुणे 27 करोगे। लेकिन इंस्टॉलमेंट तो सेम होता है, तो यहाँ पे 27 गुणे 27 है, तो यहाँ पे भी 27 गुणे 27, यहाँ पे 27 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 27। पहली इंस्टॉलमेंट ये, दूसरी इंस्टॉलमेंट ये, दोनों इंस्टॉलमेंट आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा 675, ये हमारा हो जाएगा 625, टोटल हो जाएगा 1300। तो टोटल हमारा हो जाएगा 1300, यानी कि जो टोटल जो हमारी जो इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट है वो 1300 के बराबर है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारा 1300 है, 1300 10,400 के बराबर है। हमारा जो 13 है हमारा 104 के बराबर है, हमारा एक बराबर कितना हो जाएगा 8। तो हम बोलेंगे कि 27 गुणे 27, यानी कि 27 गुणे 27 क्या होता है, आप बोलोगे सर ये जो है ये हमारा 729 है। तो हम बोलेंगे सर 729 ही तो इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है, एक इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है, तो 729 क्या हो जाएगा, आप 8 गुणे 729 कर दोगे, तो 9 8 72, लास्ट में 2 कहीं पे दिया हुआ है, इन 2 विकल्प में दिया हुआ है, ये 2 विकल्प तो वैसे ही कट जाएंगे। आप कर लो 9 8 72 के 2, 8 दूनी 16, 9 8 72 के 2 कहिए 7, 8 दूनी 16, 16 7 आपका कितना हो जाएगा 23। तो हमारा लास्ट में 3 2 कहीं पे जा रहा है, 5 9 3 2 हमारा आंसर नहीं, अभी भी गलत हो जाएगा ना, 3 2 यहाँ पे भी है, 3 2 यहाँ पे भी, आपको लगाना ही पड़ेगा, जो लगा लेते हैं। 8 2 16 30 2 8 7 56, 56 तो कितना हो जाएगा 58, 5832 इसका हो जाएगा। वही कह रहे हैं, प्रोसीड करते तो गलत हो जाता, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 5832 हो जाएगा। कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मतलब हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे का समय ना जाए। मतलब अगर मैं रिकरिंग डेसिमल की क्वेश्चन पे करूं तो रिकरिंग डेसिमल की मतलब एकदम आत्मा हिला दिया, वो वाला प्रश्न था, कितना बढ़िया प्रश्न था। मैं इसको फिर से, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको मैं नीचे वाले पार्ट को क्या करता हूं, नीचे वाले पार्ट को व्हाइट कर दे रहा हूं, है ना, नीचे वाले पार्ट को व्हाइट। और इसमें यह भी पूछा गया कि इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाई करेगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया। मतलब एक तो कठिन है ना, एक तो कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। 64 आ रहा है, चांस है क्या मेंस के लिए, हाँ 64 आ रहा है, तो मेंस के लिए आपका चांस है, फिर बहुत अच्छा है भैया आपका। आप देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर इस चीज को हम लोग ध्यान से देखें तो ये 1.0.5 लिखा है, इसे 1 + 0.5 पे बार लिखेंगे, 1.0.5 पे बार लिखेंगे, थोड़ी देर के लिए समझो। और डिवाइडेड बाय लिखा है 0.95 पे बार, तो 0.95 पे बार हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं। बटे क्या लिखा हुआ है, बटे, अच्छा गुणे हमारा क्या लिखा हुआ है, गुणे लिखा हुआ है 0.81 पे बार कंप्लीट, और नीचे 0.37 पे बार है, कंप्लीट बार है, और डिवाइडेड बाय क्या है 0.41 पे बार है केवल, और हमारा क्या है गुणे 0.36 पे केवल बार है। आप देखो एक एक वैल्यू को सॉल्व करो, ये हमारा 1 प्लस हो गया, तो हम इसे क्या करेंगे 1 + 5/90, या हम इसे क्या बोल सकते हैं 95/90। आप देखो 1 + 5/5 9 के लिए, 5 पे बार तो 9, और 0 पे बार नहीं तो 0, और 5 में से हम 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा। तो 1 प्लस यानी कि 90 + 5, ये हमारा 95/90 लिखा है। ये लिखा हुआ है क्या 95/90, और डिवाइडेड है तो इसे गुणा कर लो, और ये हमारा क्या लिखा है, ये हमारा 99/95। अब आपको दिख रहा होगा कि ये चीजें थोड़ी अपने आप में कट जाएंगी, और ये लिखा हुआ है 81/99। अब आप इसे देखो, ये लिखा है 37/99, ये कितना लिखा है, डिवाइड है तो गुणा करोगे, और ये 41 - 4 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 37 बचेगा ना। 41 - 4 अगर हमारा जाएगा तो हमारा 37 बचेगा, यानी डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 99/37। और ये क्या है, इसके जो गुणे लिखा हुआ है
इसके जो गुणे लिखा हुआ है ये 36 माइनस 3 करेंगे तो हमारा 33 और बटे कितना लिखा हुआ है 99। अब आप कट करो, ये 99 कट जाएगा, है ना। आप देखो क्योंकि जो डिनोमिनेटर को कट करना, ध्यान देना, ये 99 कट जाएगा, ये इसे 3 बार कट करेगा, ये इसे 37 कट जाएगा, यहाँ पे 1/3 आया। अब आप देखो ये 95 कट जाएगा, ये 9 9 81 और ये 9 10 90 हो जाएगा। यानी कि ऊपर लिखा है 9/10/1/3, ये 3 ऊपर जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 27/10 आ जाएगा। ये 2.7 किसके बीच में आएगा 2.5 और 3 के बीच में आएगा। इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसे देखो, कह रहा है कि जब धनात्मक संख्याओं x y z को 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 17 24 27 है। जब 4x माइनस 2y प्लस 3z के 31 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा। इसने बोला कि जब x को अगर 31 से भाग दिया जाएगा तो जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 17। आप खुद सोचो कि अगर यहाँ पे 4x, अगले में 4x को 31 से किया जा रहा है तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 17 गुणे 4/31 बचेगा। 17 जो कि 68 होता है, 31 बटे हम 68/31 करेंगे तो 31 गुना 62 होता है, 62 यानी कि कितना बचेगा 6 बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। भाई 17 दूना 64, 17 जो कि 68 और 31 दूना 62 है ना, 62 और 68 में 6 का अंतर, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 6। सिमिलरली इसने क्या बोला, आप देखो, इसने बोला कि अगर हम क्या करते हैं, अगर हम y को अगर हम 31 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है 24। रिमाइंडर कितना बचता है 24। तो कह रहे सर अगर 2y को हम लोग क्या करेंगे 31 से डिवाइड करेंगे तो 2y मतलब 24 गुणे 2/31, 48/2, 48/2 करेंगे तो 31 जाएगा, यानी कि 9 8 17, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 17। अब तीसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब z को 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 27। तो कह रहे हैं सब अगर हम 3z को डिवाइड करेंगे 31 से, 3z है बेटा ये, तो कितना रिमाइंडर बचेगा सर 27 गुणे 3/31 होगा। 27 3 81 होता है, अगर 81/3 करेंगे तो हमारा 31 दूना 62 जाएगा, 31 दूना अगर हमारा 62 जाएगा और 31 हमारा 93 जाएगा, जबकि 27 हमारा कितना आ रहा है 81 आ रहा है। तो हम इसे रिमाइंडर को ही हम केवल 3 से गुणा कर लेंगे और हम क्या कर देंगे 31 से भाग देंगे, यानी कि हम 81 बटे क्या करेंगे 81/31 करेंगे। सर अगर दूना हमारा 62 जाता तो 62 और 81 में अंतर कितना है 8 70 होता, 70 होता तो हमारा कितना होता 70, 11 और 8 हमारा कितना बचता 19 हमारा रिमाइंडर बचता। इसने क्या पूछा है, इसने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर हम किसको करते, अगर हम इस वाली वैल्यू को ले लेते, किस वाली वैल्यू को कह रहा है सर अगर हम 4x वाली वैल्यू को ले लेते, हम क्या ले लेते 2y लेकिन माइनस लगा के, और हम 3z लेते लेकिन प्लस लगा के, अगर इसको 31 से डिवाइड करते तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 बचा है, यहाँ पे रिमाइंडर -17 हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा रहे हो, और वहां पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 19 हो जाएगा। इसको भी आप 31 से डिवाइड कर दो तो 19 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 19 और 6 हमारा हो जाएगा 25, 25 में से अगर हम 27 माइनस कर देंगे तो 5 3 8 हमारा कितना बच जाएगा 8/31, यानी कि हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 8। तो कितना प्यारा क्वेश्चन पूछा था, आपसे आसान नहीं पूछा। इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपका 8 आएगा। नेक्स्ट आप इसे देखो, कह रहे हैं निम्न श्रेणी में 2x + y की वैल्यू क्या पूछ रहा है। अब ये श्रेणी, ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पे मैं स्टार लगाता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर अलग अलग अप्रोचेस से अलग अलग आएंगे। किसी का 222 आएगा, किसी का 221 आएगा, किसी का 223 आएगा, किसी का 226 आएगा। तो ये अलग अलग है क्योंकि अलग अलग अप्रोचेस हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न खास लॉजिक नहीं है। एक लॉजिक गुणे 2 - 2 गुणे 2 -10 है, फिर गुणे 2 - 2 गुणे 2 -10 है। आप यहाँ पे देखोगे तो 8 7 6 है, यहाँ पे 8 7 6 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये पैटर्न फिक्स नहीं फॉलो करना है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा एलिमिनेट होना चाहिए। अभी इसका उत्तर आप लोग क्या लगाए थे एक बार मुझे बताएंगे, मैं सर्टन नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर लॉजिक पे कोई ना कोई जबरन आंसर आ जा रहा है, तो मैं 1 लगाऊं 2 लगाऊं 3 लगाऊं उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ऐसा है जिससे स्किप किया जा सकता था, या इसका आंसर सबको मिलना चाहिए। थोड़ा सा इन्होंने गलत दिया, या क्या स्पेशल लगाए हैं अभी तक तो समझ में नहीं आया, बट फिर भी देखते हैं। ये बहुत प्यार, मतलब ऐसा क्वेश्चन था जो थोड़ा सा फंसाऊ टाइप था, ऐसा बोल सकते हैं। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली अलग अलग बच्चों के अलग अलग उत्तर होंगे। मैं कोई भी बता दूंगा तो बच्चा बोलेगा नहीं ये सही है, नहीं ये सही है। इस कारण से आपके भावनाओं का ध्यान रखते हुए मैं लॉजिक भी बताती हूँ, क्या क्या लॉजिक चल रहा है। आप समझ गए होंगे कि लॉजिक लगाने से ऐसा आ रहा है, बट हर लॉजिक, कोई किसी लॉजिक को गलत नहीं कह सकता, कोई किसी को सही नहीं कह सकता, क्योंकि कोई खास इसका पैटर्न नहीं था। इस कारण से इसका क्या हो जाएगा, उत्तर थोड़ा सा है ना संशय वाला है।
इस क्वेश्चन को अगर आप लगाएंगे तो इस क्वेश्चन का जो हमारा उत्तर आ रहा था 47/6 आ रहा था, इसे आप सॉल्व करोगे बॉडमास की मदद से। आप इसे सॉल्व करोगे किस बड़े 47/6 इसका आंसर आता है, सॉल्व कर लीजिएगा बॉडमास। ये कोई बहुत कठिन नहीं था, बट सॉल्व थोड़ा सा करना था। इसे देखते हैं, ए और बी के बीच में चुनाव हुआ। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, लेकिन बच्चों ने पहले ऊपर से लगाया तो समय इसमें बर्बाद हुआ। अब कुल मतदाताओं में से 12% ने मत नहीं डाले, और डाले गए मतों में क्या हुआ, 10% अवैध हो गया। फिर इसने बोला घोषित किए गए ए ने वैध मतों का 56% प्राप्त किया। ए कितना पा रहा है, ए 56% पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बी कितना पाएगा, बी 44% पाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, है ना, ए 56% पाएगा तो बी कितना पा जाएगा, बी 44% पा जाएगा। तो अंतर कितना हो जाएगा, आप देखो तो 50 के 6 इधर और 6 इधर, यानी कि अंतर डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका 12%। तो यही 12% जो है इसने बोला है 4752 के बराबर है। आप इसे कट करके देख लो, 12 एक कम 12 जाएगा, 12 चौक 48 है, 12 3 36 जाएगा, 12 3 36 जाएगा, तो 36 और 11 हमारा कितना हो जाएगा, 47 और 11 115 हो जाएगा, है ना, 115 हो जाएगा। 12 8 96, 12 9 108, है ना, 12 9 108 जाएगा, तो 7 जाएगा 72, 12 6 72, एक बराबर 396, एक बराबर हमारा 396 आ गया। इससे पूछा बी को कितने वैध मत मिले। ऑब्वियस सी बात है बी को जितना भी मिला होगा 44% मिला होगा, तो आपको क्या निकाल देना है, आपको 396 गुणे 4 गुणे 11 निकाल देना है। आप इसे करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा 4, 2 9 चौक 36, 36 2 38, 3 4 3 12, 12 3 15 गुणे 11 करना है, तो हमारा हो जाएगा 4 8 4 12 के 2 कैरी है 1, 8 5 13 14 के 4 कैरी है 1, 5 1 6 1 7 17,424 आपका आंसर आ जाएगा। सर 17,424 का आंसर लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा। आपको आगे की वैल्यू प्रोसीड करने के मतलब नहीं थी, पीछे से करते तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाता। इसे देखें, कह रहा अविन की आय, अब ये क्वेश्चन कैलकुलेटेड था, इससे आप किसी भी तरीके से करोगे, बिना कैलकुलेशन के अप्रोच नहीं कर पाओगे। आओ मैं आपको कैलकुलेशन अप्रोच करके बता दे रहा हूँ किस प्रकार से करेंगे। इसने बोला अविन की आय 54,000 है, हम अविन की इनकम की बात करेंगे, ये कितना है, ये 54,000 है, आप इसे लिख लो। इसने फिर बोला भरत क्या है, भरत की आय से 20% है, तो भारत की आय से अगर 20% है तो आप इसे बोल सकते हो कि जो भारत की इनकम है उससे अगर ये 20% तो भारत की इनकम 25% ज्यादा होगी, और अगर 25% ज्यादा होगी तो इसकी 1/4 ज्यादा होगी। या आप इसे 54,000 का क्या कर दो, 54,000 का 5/4 निकाल दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा 5/4। आप इसे कट करोगे तो 13 चौके 52 20, 13 5 चौक 20, यानी कितना आ जाएगा 13,500 गुणे 5, यानी इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो जो बी की इनकम आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी, 500 50 25 5 3 15 तो 17 और 5 1 5 1 6 67 500। अब दूसरा क्या बोला, इसने दूसरा स्टेटमेंट बोला है कि भारत का व्यय अविन के व्यय से 12% अधिक है और अविन का व्यय भारत के व्यय से 25% कम है। पहले बोला भारत का व्यय अविन की आय से, तो भारत का जो एक्सपेंस है अविन की आय से 12% अधिक है। अविन की आय 54,000 है, तो 54,000 का क्या कर दोगे, 12% अधिक है, यानी कि 112/100 निकाल दोगे। यही तो निकालोगे, आप इसे भी कैलकुलेट कर लो, आप 2 0 आराम से उड़ा लो, ताकि आप 112 का 54 से डायरेक्ट गुणा कर लो। आप देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 1 6 12 5 60, और क्या हो जाएगा 5 1 5 5 60, 8 4 6 4 10 6 0 4 8, तो 6 0 4 8 1 0 आ जाएगा, इसका मतलब 6 0 4 8 0 60,480 आ जाएगा, 60,480 आ जाएगा बी की इनकम, बी का एक्सपेंस आ जाएगा। अब इसने बोला सर ए का जो एक्सपेंस है, अविन का जो एक्सपेंस है ना, और अविन का व्यय भारत के व्यय से 25% कम है, तो इसका 25% कम है, मतलब 60,480 का कितना है, 3/4 है, 3/4 है। आप इसे फिर कट करोगे तो हमारा ये कट करके कितना आएगा, देखो कैलकुलेशन कितना है, 15 चौके 60, 4 1 4 4 दूनी 8, 15,120। इसे आप करोगे तो 15 3 45 और 12 3 36, 45,360। अविन का एक्सपेंस कितना आ जाएगा, अविन का एक्सपेंस 45,360 आ जाएगा। अब तीसरे कॉलम में इसका कैलकुलेशन फिर से पूछा, ठीक है ना। अब इसने क्या पूछा, इसने फिर से पूछा कि अब आप मुझे ये बता दो कि अविन और भारत के बचत का अंतर कितना है, अविन का एक्सपेंस और अविन का इनकम और अविन का एक्सपेंस, यानी कि अगर हम बोलेंगे सर 54,000 में से आप क्या कर दो, 45,360 माइनस कर दो, और इसका डिफरेंस आप किससे ले लो, आप इसका डिफरेंस 67,500 और 67,500 और इसका कितना हो जाएगा 60,480, आप इसका डिफरेंस ले लो। इसका अगर डिफरेंस आप लोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आप डिफरेंस लोगे तो ये 0 आ जाएगा, 10 में से 6 गई 4, और यहाँ पे अगर लोगे तो 0, 10 में से 6 गई 2, 40 में से 20 जाओगे तो 20 उत्तर आएगा। 20 उत्तर आपका ये विकल्प और ये विकल्प आपका बिल्कुल कट जाएगा, 1620 और 1720 में आपका आंसर आएगा। फिर भी हम लोग देख ले रहे हैं, 10 में से 6 गई 4, 10 में से 6 गई 4, 9 में से 3 गई आपकी 6, 640, 3 डिजिट अलग अलग है, कहाँ का, इसकी 620 है और इसकी कितनी है 720 है, 3 डिजिट 640, और 5 में से 4 आ गया 1,
तो यहाँ पे कितना आ गया 520, ठीक है। ये आ जाएगा तो 620, 620 16, 620 हमारा उत्तर आ जाएगा। तीसरा वाला हमारा सही आ जाएगा। आप क्या बोलोगे, आपका आ जाएगा सर 16, 16 20, 16 20 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। 16 20 आपका क्या आ जाएगा, 16 20 आपका उत्तर आ जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 16 20 आपको उत्तर आ जाएगा। ये मैं डॉट डॉट लगा दे रहा हूं ताकि आप समझना कि आगे वैल्यू है। तो उत्तर आ जाएगा 1620। मैं लास्ट 3 डिजिट से मैच करा लिया हूं। आंसर क्या आ जाएगा, 1620। नेक्स्ट, हाँ 79 स्कोर है तो बहुत अच्छा स्कोर है बेटा। इस पेपर में 79 बहुत अच्छा स्कोर है। पेपर वाकई में मैथ का बहुत कठिन था। आप देखो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, अगर मुझे सॉल्यूशन करवाते करवाते 1.5 घंटे लग गए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एग्जाम में इसमें 1 घंटे से कम बिल्कुल नहीं लगे होंगे। सॉल्व करने में कितना भी तेज कर लोगे अगर आप सारे करोगे, वरना आप छोड़ोगे। बहुत सीधी सी बात है। तो आप इसे देखो, ये क्वेश्चन इसमें खैर कुछ ज्यादा नहीं था। ये 2 की पावर 5 था। यहाँ पे देखो ये 2 की पावर 5 है और ऊपर लिखा है 3 की पावर 10। नीचे क्या लिखा है, 2 की पावर, क्योंकि यहाँ पे केवल 2 है तो 2 की पावर 2 लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक 3 है तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 7, 4 3 7 1 8, 3 की पावर 8 लिखा हुआ है, ठीक है। ये m बराबर है। और अगर n बराबर देख ले, n बराबर दूसरे पेन से मैं लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगर n बराबर देख ले तो n बराबर 2 की पावर -8 है इंटू 2 की पावर -5 है और बटे क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर -6 है। आप देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 3 हो जाएगी और ऊपर हो जाएगा 3 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे m की वैल्यू। और अगर n की वैल्यू देख ले तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर -2 हो जाएगा, 2 की पावर -5 हो जाएगा। इसने पूछा mn की वैल्यू, इसे आप क्या बोल सकते हो, 2 की पावर -7, 2 की पावर -2, 2 की पावर -5। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर -2, 2 की पावर -7 हो जाएगा ना, ठीक है। आप m और n का गुणा कर लो। अगर m n का गुणा कर लोगे तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -7 और फिर क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 का गुणा कर लो। यही हो जाएगा m और n का गुणा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर -4 और इंटू 3 की पावर 2, यानी कि इसका करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2, यानी कि 3/4 आंसर आ जाएगा। 3/4 कहां था, डी विकल्प में था, आप लगा दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन पेपर का देख ले रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन पूछा था कि 8 अंकीय संख्या 43x 259 y2 88 से विभाज्य है, तो निम्न व्यंजकों में से कौन सा सही नहीं है। तो आप देखोगे कि भाई अगर ये 88 से विभाज्य है तो 8 एवं 11 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्य होने के लिए 912 तो 8 से विभाज्य है, y की तो वैल्यू 1 आपको दिख रही है। अब आप देखो वैसे भी अगर 11 से विभाज्य है तो आपको डिजिट के सम को देखते हैं। जैसे आप किससे बोलोगे 4 + x + 5 + y, और इसका डिफरेंस किससे होना चाहिए, 3 + 2 + 9, 3 + 2 + 9 + 2, इसका आप डिफरेंस ले लो। आप 5 4 9 + x + y करोगे और इसे क्या करोगे, यहाँ पे 3 2 5 2 7 9 7 16, यानी कि आप क्या करोगे x + y - 7। कहने का मतलब x + y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए, या फिर x + y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 18। तो यहाँ पे x + y की वैल्यू 18 है, हाँ सही है। यहाँ पे x + y की वैल्यू 7 है, हाँ सही है। यहाँ पे 7 सही है, यहाँ पे 5 है, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, बोला था कौन सा नहीं होगा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका सी वाला नहीं हो जाएगा। हम बोलेंगे सर सी वाला नहीं होगा। तो ये आपका क्या था, ये आपका कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन था मेरे साथी। अब मैं आपको इतना बोलूंगा कि जिनके अगले चरण में पेपर हैं, तो जो ये वीडियो बाद में भी देखें, वो एक चीज आप ध्यान में देखते हुए चलेगा। सबसे पहले मुझे बताते हुए चलेगा, क्वेश्चन 55 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 55 बेटा क्या है, क्वेश्चन 55 क्या था, एक बार देख लेते हैं। और किसी में डाउट हो तो एक बार मुझे बता दो, मैं देख ले रहा हूँ, वेरीफाई कर ले रहा हूँ, है ना। हाँ तक मैंने अपने होश में सही किया है, लेकिन फिर भी हो सकता है यार, इंसान मैं भी हूं, कोई कंप्यूटर नहीं हूं, कहीं इधर उधर हो सकता है, इंटरप्रेट गलत कर लिया हूं या पढ़ गलत लिया हूं, तो गलत हो सकता है। 55 क्या था, 55 क्या हो सकता है, आप ही गलत हो। 4 3 3 4 6 इसका सही है बेटा, 3 4 6, 4 3 2 नहीं होगा, 4 3 2 तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ रही है, इसका वैल्यू 3 4 6 होगा, क्योंकि इस वैल्यू से हम फिर से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, और एक्स वाई जेड की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन इस एक्स वाई जेड से 1/x 1/y 1/z की वैल्यू पूछा था, जो कि वैल्यू 3 4 6 होगा, यहाँ पे 3 4 6 ही होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, ये चीज ध्यान देना, वो आपका सही है, वो आपका सही है, वहां पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं और कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार मुझे बता दीजिए, मैं बिल्कुल आपकी कंफ्यूजन को वेलकम करूंगा, और कहीं भी आपको लगेगा कि गलत है तो मैं आपको समझाऊंगा क्या गलत है क्या सही है, ठीक है। अब रही बात कि मुझे बताइएगा कि अब आपका अगला कौन सा पेपर है। जो वीडियो बाद में भी देखिए वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप सभी को एक बहुत जरूरी सूचना दे दूं कि मैथ्स का बेटा मैं कल एक मैराथन लेने वाला हूं।
मैथ्स का कल एक मैराथन लेने वाला हूं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, कल की टाइमिंग नोट करिएगा मैराथन की। तो ये मैं कल आपको शाम के 6 पीएम पे, शाम को 6 पीएम से आपका ऑनवर्ड लेके चलने वाला हूं। कंप्लीट अरिथमेटिक इसमें मैं लेके चलूंगा, ठीक है, कंप्लीट अरिथमेटिक ये आपका। और अब मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि मैंने देखा है कि सीबीएसई अपने पुराने पैटर्न पे कठिन स्तर पे कर रहा है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल भी मैं उस प्रकार से रखूंगा। तो जो साथियों को कल की, जिनको मैथ्स में दिक्कत हो रही, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, कल की क्लास आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बाकी जिन साथियों को मेंस बैच से जुड़ना है, अब आप देर मत करिए। टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतर तरीके से आपके सीबीएसई का, ईएमआरएस का, केवीएस, एमबीएस का, सभी के प्री और मेंस सारे बैचेस अवेलेबल हैं और बहुत ही क्वालिटेटिव अवेलेबल है। तो आप परीक्षा प्लस ऐप पर जाके और ऑफर का लाभ उठाइए और जल्द से जल्द आप बैच से जुड़ जाइए। जिनके भी मैं इतना बोलूंगा कि अकाउंटेंट के पेपर में 55 प्लस बन रहे हैं इस लेवल के हिसाब से, उन सभी को मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बाकी आपके स्कोर कितने बन रहे कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको एक डीप एनालिसिस दे पाऊं। बाकी कल हम लोग फिर से सुबह जब आपका टीचिंग वाला एग्जाम होगा, तो उसका भी एनालिसिस लेके आएंगे, बेहतर तरीके से आपको एनालिसिस करवाएंगे और सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे साथी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आभार भैया।